हेलो, आई एम शेल और आज हम कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके पहले में हमने ऑर्गेनिज्म लेवल में इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्मिक लेवल में इकोलॉजी को समझने की कोशिश की थी। दैट इज़ क्या रेगुलेटर होते हैं, क्या कन्फर्मर होते हैं, क्या पार्शियल रेगुलेटर होते हैं, और वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या क्या अपने में चेंजेस, मतलब अपनी फिजियोलॉजी में चेंज ला करके वो किस तरीके से उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट होता है। इसके बाद हमने दैट इज़ पॉपुलेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, तो यही दो ऑर्गेनाइजेशन लेवल को हम इकोलॉजी के इन दो ऑर्गेनाइजेशन लेवल को ही हम स्टडी कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म के रिलेशन में हमने सभी चीज़ें देख ली थी। अब पॉपुलेशन स्टार्ट कर दिया था। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में हमने सेक्स रेशियो, बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में बात की थी। इसके अलावा पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी को देखा था, और पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किन तरीके से मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, ये चीज़ें हमने देखी थी। अब हम आगे चल रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ रही है कि कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, ये जो है मतलब वहाँ पर जो उस इन्वायरमेंट में या उस हैबिटेट में फूड की अवेलेबिलिटी है कि स्कार्सिटी, कमी हो रही है, वेदर एडवर्स है कि फेवरेबल है, या प्रिडेशन प्रेशर ज़्यादा है, मतलब जो भी है, जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसका कोई प्रिडेटर है तो उनके नंबर कितने हैं। तो यदि प्रिडेटर के नंबर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्रे के नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रिडेटर प्रे को खा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें एक पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में एक इंडिकेशन दे देती हैं। मतलब किसी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है कि कम है, वो वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में भी प्रिडिक्ट करती है कि वहाँ सब सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं कि सारी चीज़ें वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। यहाँ पर हम देखते हैं द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर, दैट इज पॉपुलेशन घटती और बढ़ती रहती है। उसका कारण क्या रहता है, क्योंकि ये चेंज होते रहती है समय के साथ, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर, फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन प्रेशर और एडवर्स वेदर। ठीक है, यदि ये सारी चीज़ें फेवरेबल होंगी, प्रिडेटर कम है, फूड अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है और एनवायरनमेंट मतलब वेदर फेवरेबल है, तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, वो इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन ग्रो करेगी। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होना यानी उस एरिया में कई सारे लोगों का, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल का इंक्रीज होना। पॉपुलेशन डेंसिटी एक पर्टिकुलर एरिया में, पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल का इंक्रीज होना, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी का इंक्रीज होना है। In fact, it is these changes in population density that give us some idea of what is happening to the population. इस लाइन का मतलब यही है कि ये सारी चीज़ें हमें एक आइडिया दे देती हैं, मतलब एक पॉपुलेशन डेंसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज हमें आइडिया दे देता है कि उस माहौल में क्या चल रहा है। सब से चीज़ें बढ़िया, पॉपुलेशन के ग्रोथ के लिए बढ़िया है, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। बढ़िया नहीं है तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, The density of a population in a given habitat during a given period fluctuate due to changes in 4 basic process. 4 बेसिक प्रोसेस के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होते रहती है। ये चीज है नेटलिटी, दैट इज बर्थ, जन्म। ठीक है, इमिग्रेशन यानी लोगों का अंदर आना। ठीक है, जैसे मैं इस रूम में काम कर रही हूँ अभी, मैं यहाँ पर अकेली हूँ, यदि मैं अलाउ करूँ और लोग अंदर आते हैं तो वो इमिग्रेशन है। ठीक है, इमिग्रेशन। ठीक है, और ये जो है, ये दोनों नेटलिटी एंड इमिग्रेशन जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। जबकि मॉर्टेलिटी, दैट इज डेथ, ठीक है, मृत्यु, और इमिग्रेशन यानी यहाँ उस पर्टिकुलर एरिया से लोगों का चले जाना, ये जो दो फैक्टर हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। सिंपल है, यदि इस रूम में या किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कुछ 20 बच्चे पैदा हो जाते हैं और 20 लोग, इंडिविजुअल 20 पीपल बाहर से उस एरिया में आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को 100 लोग शेयर कर रहे थे, अब वो 140 लोग शेयर करेंगे। उस उतने एरिया में ही 100 से 140 हो गया, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अब इसका अपोजिट ले लीजिए कि 100 लोग थे, ठीक है, 100 लोग थे, उसमें से 20 की डेथ हो गई और 20 लोग उस गांव को छोड़ करके शहर में चले गए। तो जो पहले 100 थी पॉपुलेशन डेंसिटी, उस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 100 लोग रह रहे थे, अब वहाँ केवल 60 लोग रह गए, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो नेटलिटी और इमिग्रेशन जो है पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन जो होते हैं, एमिग्रेशन जो होते हैं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। ओके, देन natality, it referred to the number of birth during a given period in the population that are added to the initial density. Simple है,
2020 लिया, इस पर्टिकुलर एरिया में 100 लोग थे, ठीक है। अब 1 साल बाद देखते हैं हम, 1 ईयर बाद, 1 ईयर के बाद हमने यहाँ की इसी एरिया की पॉपुलेशन देखी तो 20 बच्चे पैदा हो गए थे, तो यहाँ की डेंसिटी अब कितनी हो गई, 120 पर किलोमीटर स्क्वायर हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ बोल रहा है, इसी को आप अप्लाई करते जाइएगा सभी सारे इसमें। मोर्टिलिटी सेम चीज़, कितने लोगों की डेथ हो गई तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। इमिग्रेशन, कितने लोग अंदर आए उस एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 20 लोग शहर से सपोज गांव आ गए, ठीक है, तो वो 120 लोग हो गए, पहले 100 थे उसके बाद 120 हो गए उतने ही एरिया में, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, और वहाँ से चले गए तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो ये चीज़ है। हाँ, अब यहाँ पर ये इस इमेज को देखो, एनसीईआरटी क्या यही समझा रहा है कि इमिग्रेशन, ये एरिया है सपोज, यहाँ लोग बाग आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लस ऐड हो रहे हैं, यहाँ पहले से 100 थे, 10 लोग आ गए, 10 बच्चे पैदा हो गए, तो ये हो गया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कर, इन दोनों ने क्या किया, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज किया, बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, ठीक है। और इसमें यहाँ से 100 लोग थे सपोज पहले, यहाँ 10 लोग चले गए, गांव छोड़ करके चले गए, और 10 लोगों की डेथ हो गई, तो अब ये 80 हो गई, तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो क्लियर है, नो डाउट, दैट इज कि ये दो फैक्टर जो हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं वो है इमिग्रेशन एंड नेटलिटी, वेयर इज मॉर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। अब यहाँ को इसे को ही फिर वो मैथमेटिकल फॉर्मूला में शो किया, सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, ठीक है, देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t+1, टाइम t हमने लिया 2020 में 100 लोग, और ये बढ़कर हो गए मान लो 121, 1 साल की ड्यूरेशन में। सपोज यहाँ मैंने 1 का मतलब जो ड्यूरेशन टाइम पीरियड लिया है वो 1 ले लिया, 1 ईयर ले लिया, 120 हो गए। तो सिंपल सा है, यहाँ पर बर्थ प्लस इमिग्रेशन जितने भी हुए, ठीक है, इसको डेटा को नहीं रख रहे हैं हम, बर्थ प्लस ये हो गए मान लो 60 लोग हो गए, और ये मान लो यहाँ हो गए 20 लोग गए, तो 20 लोग डेथ और एमिग्रेशन से पॉपुलेशन से निकल गए, उस एरिया से निकल गए, और 60 लोग नए ऐड हो गए थ्रू बर्थ एंड थ्रू अंदर आए इमिग्रेशन से, तो इनका आ गया 40, तो 100 + 40 दैट इज यहाँ जो अब n+1 के टाइम में पॉपुलेशन डेंसिटी उसी एरिया की सब कुछ बैलेंस करने के बाद 140 हो गई, ठीक है। तो जब यदि बर्थ और इमिग्रेशन ज़्यादा है डेथ और एमिग्रेशन के कंपैरिजन में, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो हमेशा इंक्रीज होगी। बर्थ और इमिग्रेशन यदि ज़्यादा है एज इन कंपैरिजन टू डेथ एंड एमिग्रेशन के, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है। इसका उल्टा ले लो, यदि डेथ और एमिग्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू बर्थ एंड इसके, तो उस केस में पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। यही चीज़ को इसने नीचे लिखा हुआ है। फिर अंडर नॉर्मल कंडीशन, यदि हम एक जो हैबिटेबल एरिया है, सेटल्ड एरिया है, जैसे हम सोच लें एक शहर को ले लें, ठीक है, तो शहर या हम एक सिंपल से एक छोटी सी सोसाइटी को लेते हैं जहाँ 100-200 फ्लैट हैं, 200 घर हैं जहाँ समझ के चलिए, तो जो पहले से हैबिटेबल एरिया है जहाँ लोग पहले से रह रहे हैं, तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी को फ्लक्चुएट ऊपर नीचे कौन करता है, बर्थ एंड डेथ रेट करती है। यही चीज़ लिख रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन यानी जैसे कोई पहले से ही सेटल्ड एरिया है, वहाँ लोग रह रहे हैं, birth and death rate are the most important factor influencing population density. The other two factors, that is immigration and emigration, are assuming importance only under special condition, ठीक है। For instance, if a new habitat is just being colonized, immigration may contribute more significantly to population growth than birth rate. जैसे जस्ट एक अभी पूरे नए नए फ्लैट बने हुए हैं, ठीक है, उस वो एक एरिया है सपोज 1 किलोमीटर स्क्वायर, अगेन हम वही मेजरमेंट लेते हैं, वहाँ पर बिल्डर ने पूरे फ्लैट रेडी कर दिए, अब लोग बाग वहाँ पर आते जा रहे हैं, तो उस एरिया में अब इमिग्रेशन जो है पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करेगा, लेकिन जो ऑलरेडी सेटल्ड एरिया है वहाँ नेटिलिटी एंड मोर्टेलिटी अफेक्ट करती है इस चीज़ को, ओके। लाइक एक पहले से यहाँ से और इमिग्रेशन, ठीक है, ये हमने देखा, इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन बर्थ रेट, ओके, ये हो गया। देन अब ग्रोथ मॉडल हम देखते हैं। डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विथ टाइम शो एनी स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल पैटर्न, ये पूछ रहा है। तो डेफिनेटली हम अभी अब चल करके आगे 2 ग्रोथ पैटर्न देखेंगे, तो वो बताता है हमें कि वहाँ पर कंडीशन कैसी है। ग्रोथ मॉडल जब देखते हैं हम,
एक एक्सपोनेंशियल मॉडल देखते हैं और एक लॉगरिथमिक मॉडल देखते हैं, उसमें से लॉजिस्टिक मॉडल देखते हैं, तो उसमें ये क्लियर है कि हमें पता चल जाता है कि वहाँ इन्वायरमेंट में क्या होगा जिसकी वजह से खूब ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन खूब बढ़ रही है, और दूसरे के केस में सेल्डम है, वो धीरे धीरे उसका काम चल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। तो हाँ, इसको जब हम पढ़ लेंगे मॉडल्स दोनों तो अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। वी हैव बीन कंसर्न अबाउट अनब्राइडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इट इन आवर कंट्री। अनब्राइडल्ड यानी बहुत तेजी से बढ़ती हुई, ठीक है, इन आवर कंट्री, एंड इट इज देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू बी क्यूरियस इफ डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन इन नेचर बिहेव द सेम वे और शो सम रिस्ट्रेंट ऑन ग्रोथ। तो इनका कहना है कि क्या सच में, मतलब जैसे हम ह्यूमन की पॉपुलेशन को हमने ग्रो होते देखा, जब इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को तब 35 करोड़ पीपल थे इंडिया में, ठीक है, और मतलब इंडिया का एरिया जो था वो उतना ही था। उसके बाद आज यदि हम 2021 की बात करते हैं तो 136 करोड़ हैं हम, 136 करोड़ पीपल हैं, या 1.36 बिलियन लोग हैं, ठीक है। तो सोच लो, जो जितना एरिया पहले सिर्फ 35 करोड़ लोग शेयर करते थे, आज उतना ही 136 करोड़ शो कर रहे हैं, तो कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। एंड यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इंडिया में, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो मतलब अब हमें ये समझना है कि जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरीके से नेचुरल कंडीशन में और ऑर्गेनिज्म की बढ़ती है, या वहाँ कोई रिस्ट्रेंट होता है, कोई चेक रखता है कि नहीं इससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ने दी जाएगी, ठीक है। परहैप्स वी कैन लर्न अ लेसन और टू, शायद हम नेचर से कुछ सीखें। अब यहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी अब जो है पहला ग्रोथ पैटर्न है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हम एक बायोटिक पोटेंशियल एंड एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, दो चीज़ की बात करते हैं। बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल यानी अंडर ऑप्टिमम, यानी सब चीज़ें, सब कंडीशन अच्छी रहें, ठीक है, टेम्परेचर भी अच्छा रहे, मतलब वेदर भी अच्छा रहे, दूसरा कोई इस तरीके से प्रेशर नहीं रहे, और फूड अवेलेबिलिटी प्रॉपर रहे, रहने खाने पीने सब चीज़ों के लिए जगह, सभी चीज़ें ऑप्टिमम रेंज में रहें, अनुकूलतम रहें, तो उस केस में जो किसी ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, वो कितने बच्चे पैदा कर सकता है, उसको हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडर ऑप्टिमम कंडीशन इज नोन एज बायोटिक पोटेंशियल। दूसरा टर्म यूज कर रहे हैं हम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस मतलब ठीक है, वो जो भी ऑप्टिमम कंडीशन है वो प्रोड्यूस करता जा रहा है, लेकिन एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, लाइक प्रीडेटर हो गया, वेदर कंडीशन हो गई, ये सब चीज़ें भी तो हैं इन्वायरमेंट में, हमेशा तो सब कुछ अच्छा बना नहीं रहता। तो ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो होते हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे कि, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखना है, ये दो फैक्टर, बायोटिक पोटेंशियल एंड दूसरा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो रिसोर्सेस हम देख रहे थे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये होता है कि सिंपल, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 16, 32, जस्ट डबल होते जाएंगी, पॉपुलेशन एकदम स्पीडली ग्रो करेंगी, ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो करेगी पॉपुलेशन ग्रोथ, या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। उसका कारण ये रहता है कि वहाँ सारी चीज़ें, उनको जो चीज़ चाहिए उनको बढ़ने के लिए, वो चीज़ें, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है, रिसोर्सेज लाइक फूड एंड स्पेस, रहने खाने की जगह, अवेलेबिलिटी इज द मोस्ट ऑब्वियस एसेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो कोई ग्रोथ को ना रोके, जितने पैदा होना है होते रहें। तो यदि ये दो चीज़ें उनको मिलती जा रही है तो कोई रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर है ही नहीं, उनको जो चीज़ें चाहिए वो मिल रही है, तो वो बढ़िया ग्रो करते जाएंगे। देन आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, तो जब भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड है उस केसेस में अनलिमिटेड एक्सपोनेंशियल, दैट इज यही चीज़ है, दैट इज अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ग्रोथ जो है कंटिन्यूस होती जाएगी। Ideally, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize full its innate potential to grow. This is telling about biotic potential in number, as Darwin observed while developing his theory of natural selection. तो सिंपल है, चीजें मिल रही हैं, वो अपने बायोटिक पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे, वो उसको टच करेंगे, ठीक है। देन द पॉपुलेशन grows in an exponential or geometrical fashion. exponential method या geometrical method, that is वही 1 से 2, 2 का 4, 4 से 8 होना,
ठीक है। इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज एन को हमने बर्थ रेट लिया, ठीक है। बर्थ रेट क्या होता है? पर कैपिटा, ठीक है। तो आर रिप्रेजेंटेड, हमने देखा है बर्थ रेट डेथ रेट की बात करके आए हैं, नॉट टोटल नंबर बट द पर कैपिटा बर्थ, ठीक है। आर रिप्रेजेंटेड एज बी एंड डेथ रेट एज डी, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड। तो यूनिट टाइम पीरियड में ये लिखा ही हुआ है डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन। एन वहां पे जो भी पॉपुलेशन है 100 सपोज ले लिया, बर्थ जो हो रहा है 40 बर्थ हो रहा है, डेथ 20 हो रही है, तो इसको हमने 40 लिया, इसको हमने 20 लिया, इसको हमने 100 लिया, तो 20 इंटू 100, ठीक है। तो 20 इंटू 100 दैट इज कितना हो जाएगा? 2000, ओके। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो 40 माइनस बी माइनस डी को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, ठीक है। जिसकी आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी तेजी से बढ़ती जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ओके। तो यहाँ पर डी एंड डी टी तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि 1 साल के बाद जो ये डी एन ये है, ठीक है। 1 साल के बाद हमने टोटल देखा कि 60 पैदा हुए, सॉरी 40 पैदा हुए और 20 की डेथ हुई 1 साल के अंदर। तो ये जो है ये टाइम पीरियड में चेंज होने वाली पॉपुलेशन जो 100 ये हो गई 2000, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट को सॉरी डी एन अपॉन डी टी टाइम के एक डेफिनेट टाइम के बाद चेंज इन पॉपुलेशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को जो है उसका फॉर्मूला जो होता है डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन। बिल्कुल सिंपल है, बर्थ रेट से डेथ रेट को माइनस कर दोगे तो वो आर होगा और आर को आप उस समय की पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल जो है वो निकल जाएगा डी एन अपॉन डी टी, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जियोमेट्रिकल ग्रोथ ये ग्रोथ होती है जिसमें रिसोर्सेज जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म जो है अपने मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल को से वो ग्रो करते जा रहे हैं, बच्चे वो उनके बेबीज को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर द आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। आर से हमें बहुत पता चल जाता है, आर ज़्यादा आ रहा है यानी बायोटिक और ए बायोटिक स्ट्रेस उनको बहुत कम है, और यदि आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है यानी वहाँ पर स्ट्रेस है, ठीक है। देखो कॉन्ट्रासेप्शन वाली बात करते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या जो वट एवर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की बात होती है वो ह्यूमन के लिए ही एप्लीकेबल होती है। बाकी रेस्ट ऑफ जो लोग जितने भी एनिमल हैं उनकी जो इनेट पोटेंशियल एबिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग रिप्रोड्यूस करते हैं। वहाँ कोई ऐसे आर्टिफिशियल बैरियर नहीं लगाया जाता है कि मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ नहीं किए जाते हैं, वो नेचुरल वे में अपना इंक्रीज होते हैं। अब जब नेचुरल वे में इंक्रीज होते हैं तो वहाँ एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है वो उनकी पॉपुलेशन को चेक करता है, रोकता है, उस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हमें तब देखने को मिलेगी जब रिसोर्सेज सप्लाई जो है रहने खाने की जगह भरपूर है, ओके। नेक्स्ट नॉर्वे जो आर की बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नॉर्वे रेट के लिए याद कर लीजिएगा 0.015 है, फ्लोर बीटल के लिए 0.12 है। 1981 में द आर वैल्यू ऑफ ह्यूमन जो थी वो 0.0205 थी, ठीक है। यदि बर्थ रेट की बात की जाए तो आपके 12th की एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि 2001 में ह्यूमन इंडिया की जो पॉपुलेशन की मतलब ग्रोथ रेट थी दैट इज 1000 पे 17 लोग बढ़ रहे थे, 17 पर 1000 लोगों में इंक्रीज मतलब 1000 लोगों के ऊपर 1 साल में 17 लोग बढ़ जाते थे, 17 लोग बढ़ जाते थे। नाउ इन 2020 ये 10.04 है, मतलब कोई बहुत डिक्रीज हुआ है, नो डाउट बहुत डिक्रीज हुआ। 2001 में 1000 लोगों पर 17 लोग बढ़ते थे, 17 लोग बढ़ते थे, और जो 2020 में 1000 लोगों के ऊपर 10.04 लोगों का लोग बढ़ रहे हैं, ओके। सो डेफिनेटली आर जो है क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेज थी और वो जो है हमारी कंट्री की प्रोग्रेस में एक रुकावट
हो रही थी। इसका मतलब एक आप लोग तो बहुत बात के हैं क्योंकि पहले जब क्या होता था 5 ईयर प्रोग्राम्स बनते थे, गवर्नमेंट बनाती थी कि 5 साल बाद इंडिया को किधर बनना है, किधर पहुंच जाना चाहिए, एक वो पैरामीटर सेट होता था। पंचसूत्री कार्यक्रम अब नहीं बनते हैं, बहुत पहले बनते थे, ठीक है। तो उसमें ये रहता था कि गवर्नमेंट बनाती थी, सपोज 100 लोगों के लिए प्लानिंग करती थी, लेकिन जब 5 साल बाद देखते थे तो उनकी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी कि 125 लोग हो जाएंगे 5 साल बाद, जबकि वहां पॉपुलेशन पता चला 200 250 है। तो जो चीज़ उन्होंने प्लान की 125 लोगों को के लिए, और वो जस्ट डबल हो जाए, तो वो प्लान कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता था। तो वही चीज़ है। तो एक बहुत बड़ा बैरियर था किसी भी पॉलिसी को, कोई भी यदि पॉलिसी बन रही है तो वो कितने लोगों के लिए बन रही है ये तो पता होना चाहिए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके कारण बहुत सारी पॉलिसी फेलियर्स देखने पड़े हैं इंडिया को, ठीक है। देन यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, हम देखते हैं ये जो है, ये रेड वाला जो है, ये एक्सपोनेंशियल, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ रिसोर्सेज की सप्लाई जो है अनलिमिटेड है। तो इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे ही है ये यहाँ पर ये ग्राफ तो आप लोग समझते हैं, यहाँ पर ये हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस में टाइम टी देख रहे हैं। जैसे सपोज मैंने ये 2 दिन का टाइम लिया, फिर ये 2, 1 2, ये 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ठीक है। इस तरीके से हमने, और ये 7वां दिन हुआ। तो आप देखो पहले दिन में ये ग्रोथ ये यहाँ पर जस्ट इस एरिया में आई है, दूसरे दिन में इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी थी, ठीक है। सपोज 10 ले ली, इस पूरे एरिया में 10 लोग थे इसके। फिर चौथे दिन मैं देखती हूँ तो चौथे दिन ये 15 हो गए, ठीक है। 5वें दिन में देखती हूँ तो ये 20 हो गए, ठीक है। 6वें दिन में देखती हूँ तो ये सीधे 50 देखने को मिल रहा है, ओके। 7वें दिन में जा करके देखती हूँ, एक मतलब 8वें 9वें दिन एक तरीके से ले लीजिएगा, तो ये हो गए 100 लोग हो गए, ठीक है। तो उसका क्या है कि यहाँ शुरू में आए, वो एडजस्ट हुए। कहीं पे भी आप नई जगह जाओगे, एकदम से आप सारी एक्टिविटी नहीं स्टार्ट करते हो, एडजस्टमेंट देखते हैं। फिर उसके बाद हाँ, सब चीज़ बढ़िया है, सब खाना पीना खूब है, तो वो अपने बायोटिक पोटेंशियल को अचीव करता है, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी तेजी से बढ़ती है, कहाँ, यहाँ पे ही देखो, इसमें इस पॉइंट में देखो, और टाइम कितना बढ़ गया। यहाँ 0 ले लो, यहाँ सपोज 5 मिनट ले लो, यहाँ 10 मिनट ले लो। 5 मिनट में यदि पॉपुलेशन डेंसिटी, एक्सप्लेनेशन के लिए ले रही हूँ मैं 5-10 मिनट, कि 5 मिनट में सपोज ये पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ टच कर रही है, तो उस अगले 5 मिनट में ये यहाँ पे पहुँच गई। उसके बाद अगले 3 मिनट, मतलब 13 मिनट में वो यहाँ पे पहुँच गई। तो कितनी तेजी से बढ़ रही है ये, ठीक है। उसका कारण सिर्फ यही है, इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। अब एक्चुअली क्या होता है कि नेचर में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड हो। ये सब यहाँ जो भी खाने पीने का था, ये एरिया जो था 100 लोगों को अलाउ कर रहा था, यहाँ जो भी चीज़ें था वो मतलब शुरू में आए, सारी चीज़ें अवेलेबल थी, उन्होंने बहुत तेज़ी से ग्रोथ की, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे वहाँ के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लिया। तो कंज्यूम कर लिया तो यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, तो ये पॉपुलेशन जो है, जितने भी लोग हैं, वो सबकी डेथ हो जाती है, जिसे हम पॉपुलेशन क्रैश कहते हैं। मास मॉर्टेलिटी देखने को मिलती है इन केसेस में। तो वीड्स वगैरह जो हैं वो इसी तरीके की, बैक्टीरियाज वगैरह जो हैं वो इसी तरीके की ग्रोथ को शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। dn/dt इज इक्वल टू आर इंटू एन। आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ओके। जिसका आर जितना ज़्यादा बड़ा होगा, दैट इज उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उतने, वो इंडिकेटर होता है कि उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। देन हाँ, द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, ये एन टी इज इक्वल टू n0 ई लॉगरिथम ई आर टी। एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, जो 1 साल बाद की बात कर रहे हैं। n0 जो मैंने 100 शुरू में लेकर के रखा हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। आज से मैं स्टार्ट करूँ, 1 साल बाद देखूँ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो 1 साल बाद जो होगी वो एन टी होगी, और आज जो है वो n0 होगी, ठीक है। ई द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, सिंपल है। 2 हम यही बोलते हैं ना, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ठीक है। और ये इक्वेशन हम और कहाँ पढ़ के आए हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ के आए हैं। WT इज इक्वल टू W0 ART, ठीक है। और R जो है हमें मालूम है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, दैट इज B - D। अब
Any species growing exponentially under unlimited resources condition can reach enormous population density in a short time. कितनी जल्दी से बढ़ गई थी? Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of check. यदि सब सारे उनके एक एक एलिफेंट अपनी पूरी होल लाइफ में 6 बेबीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड क्वाइट लॉन्ग होता है 6, और यदि वो जो 6 बेबी प्रोड्यूस कर रहा है यदि वो सभी सर्वाइव कर जाएं तो इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन वो 6 के 6 बेबी सर्वाइव नहीं करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस काम करता है और इस तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ को नहीं होने देता, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, देन a tiny paramecium starting with just one individual and though through binary fission doubling in number every day, and imagine what mind-boggling population size it would reach in 64 days। मतलब एक बैक्टीरिया का कंपैरिजन दिया है कि यदि हम उनको बढ़ने दें तो वो 48 आवर्स में इतनी ग्रोथ कर सकते हैं कि वो एक पूरी अर्थ की सरफेस को 30 सेंटीमीटर तक कवर कर सकते हैं, इतनी थिक लेयर बना सकते हैं। बट वो बाइनरी फिशन करते हैं लेकिन वो वहाँ पर भी इन्वायरमेंटल से स्ट्रेस जो है उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं कि वो अपना बायोटिक पोटेंशियल तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस उन पूरी प्रोजेनिस को अलाउ नहीं कर रहा है। अब दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में ये रहता है कि इसको पहले समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आती है कैरिंग कैपेसिटी की। कैरिंग कैपेसिटी मतलब सिंपल सा है, ये दोनों कर्व को ये दोनों बहुत अच्छे से देख के रखिएगा। ये जो है सपोज ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो शो हो रहा है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। ये तो हमने अभी देख लिया था कि ये तो एक्सपोनेंशियल है, शॉर्ट टाइम में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके केस में क्या होता है, ये सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व होता है और ये रियलिस्टिक है। नेचर में मोस्टली यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पैटर्न या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसी पैटर्न से इंक्रीज होती है। यहाँ पर एक क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इज के यानी कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। जैसे इसी रूम की अगेन बात करते हैं कि इस रूम में 10 लोगों की जगह है, तो मैं 10 लोगों को आने दूंगी, अलाउ करूंगी कि आ जाओ भाई 10 लोग यहाँ अच्छे से रह सकते हैं। अब लेकिन मैं सोचूं अब 11वें आए तो 11वें में मतलब 8 लोग को तो मैं बड़े ही हैप्पीली बुला लूंगी कि ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। फिर जैसे ही 9 आएगा तो मुझे टेंशन होने लगेगी कि अब कैसे। 10वां आएगा, अब मैं समझ जाऊंगी नहीं अब इसके बाद नहीं आ सकता। यदि मुझे किसी को बुलाना है तो मैं उसके पहले एक को यहाँ से बाहर भेजूंगी। तो इस रूम की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 10 पीपल की है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा को अलाउ ही नहीं करेंगे। तो नेचर में यही चीज़ होता है, कैरिंग कैपेसिटी यानी रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी कुल मिलाकर के, ठीक है। तो जैसे इतने एरिया में 100 लोगों को रहने की कैपेसिटी है। अब जैसे ही यहाँ पर हम ये सिग्मॉइड कर्व देखते हैं जो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, ठीक है। और यहाँ पर हम शुरू में ये पॉपुलेशन डेंसिटी धीरे से बढ़ रही है, वही चीज़ है, कोई भी आएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट होगा, तो उस समय पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्लो होगी। फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो इतना एरिया है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है। फिर ये जो है लॉग फेज हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फेज हो जाएगी, बहुत तेज़ी से यहाँ हुई। फिर अब जैसे वही मैंने बोला कि 8 लोग आ गए, 9वां आने को बोल रहा है तो मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये जो है लोगों को अंदर बुलाने की कैपेसिटी यानी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्लो हो गई, जो बहुत तेज़ी से चल रही थी कि पहला आया, दूसरा आया, दूसरे ने 2 लोग को और बुला लिया, आ जाओ यार बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़ते गए। मतलब यहाँ बायोटिक पोटेंशियल के थ्रू पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई। मैं यहाँ बोल रही हूँ कि 2 लोग आए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लिया। तो यहाँ जो है ये जो कॉल करने वाली बात बोल रही हूँ, ये बायोटिक पोटेंशियल के थ्रू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं। फिर इसके बाद ये नेगेटिव एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, या जो जितनी तेज़ी से यहाँ तक पॉपुलेशन बढ़ी, अब वो डिक्लाइन होना शुरू हुई और उसके बाद पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट हो गई, स्टैटिक हो गई। यही चीज़ कि 10 लोग हैं, यदि 11वें को बुलाना है तो यहाँ एक को बाहर भेजो, फिर एक को अंदर लो। तो ये जो है जब ये पॉपुलेशन ग्रोथ कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाती है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाती है, इसे हम ये जो है ये लाइन जिसको मैं बार बार ओवल कर रही हूँ, दैट इज ये हो जाता है एसिम्पटॉट।
ठीक है, एसिम्पटॉट पे कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल से एक चीज देखो, यदि कभी पॉपुलेशन बढ़ने की कोशिश करती है, इस कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करती है, तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का प्रेशर बढ़ जाता है और वो मॉर्टेलिटी से लोगों को निकाल देगा। ठीक है, ये वापस से हो गई। अब जैसे ये इन्वायरमेंट, ये मैं नीचे कर रही हूँ, यानी ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कम है, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कम है, यानी सब चीजें फेवरेबल चल रही है, तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी। पॉपुलेशन जैसे ग्रो की और इसने कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस किया, तो फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इस पर काम करके इसको फिर से डाउन कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें बैलेंस चलती रहती है। मतलब ये नहीं है कि आप एक एलिफेंट 6 बच्चे पैदा कर सकता है, 6 बच्चे पैदा करता है तो वो पूरे की पूरे सर्वाइव करेंगे। इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ का एडजस्टमेंट या पॉपुलेशन डेंसिटी का एडजस्टमेंट होता रहता है। कैरिंग कैपेसिटी रोल प्ले करती है कि भाई कितने लोग आएंगे, वो वहाँ की अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज है। तो दो जस्ट हमने कंडीशन देखी, दैट इज एक कंडीशन देखी कि जब अवेलेबल है, प्लेंटीफुल रिसोर्सेस हैं, जे शेप कर्व, दैट इज एक्सपोनेंशियल कर्व, और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के लिए इन्होंने क्या लिखा है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, नेचर में ये पॉसिबल ही नहीं है। This lead to competition between individual for limited resources. Eventually, the fittest individual will survive and reproduce. ठीक है, जब यहाँ पर इतने लोग हो गए, जब मैंने बोला कि 10 से ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पर जो फिटेस्ट होंगे वो तो रह जाएंगे 10, जो वीक हैं वो वहाँ से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, वहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे। The government of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth. ठीक है, तो हमारे इस यहाँ पे भी है कि 2 बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। चाइना की इतनी फास्ट ग्रोथ थी, तो उन्होंने तो 2 बेबीज भी नहीं, 1 बेबीज का करके रखा था। अभी जस्ट मुश्किल से 6 महीने हुए हैं कि उन्होंने ये बैन हटाया है, अब 1 से 2 बच्चे पैदा कर सकता है एक कपल वहाँ पर। अभी अब कल की न्यूज़ थी कि आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट इज़ टुडे इज़ 11 जुलाई, तो आज विश्व जनसंख्या दिवस है, और मैंने न्यूज़ में सुना था कि यूपी गवर्नमेंट ने भी ये किया है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको इलेक्शन फाइट नहीं करने देंगे। मतलब जो लोकल इलेक्शंस हैं, लोकल गवर्नेंस के लिए, लाइक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, ब्लॉक, इन सब के इलेक्शंस में भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सब गवर्नमेंट की पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा ना हो, इसके लिए ये इस तरीके की पॉलिसीज वो रखती हैं। ठीक है, इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। ये देखा हमने, कैरिंग कैपेसिटी इसको रेगुलेट कर रही थी। लेट अस कॉल दिस लिमिट एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटेट। अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्स शो इनिशियली अ लैग फेज। ठीक है, हमने देखा था ये टाइम है और ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो ये पहले लेग फेज थी, फिर ये लॉग फेज हुई थी जिसे हमने एक्सपोनेंशियल बोला था, फिर ये स्टेशनरी फेज हो गई थी। ठीक है, शुरू में लेग फेज शो करती, फॉलोड बाय फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन एंड फाइनली एन एसिम्पटॉट। ठीक है, तो इस दैट इज स्टेशनरी फेज, एसिम्पटॉट दैट इज स्टेशनरी फेज, जहां पर कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल पॉपुलेशन हो गई थी। व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, वही चीज को बार बार, a plot of n is a plot of population in relation to time result in a sigmoid curve, S shaped curve या sigmoid curve. This type of population growth is called World-Hurst-Pearl logistic and is described by the following equation. World-Hurst-Pearl logistic growth curve या logistic growth curve सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पर dn is upon dt, एक साल बाद वही टाइम पीरियड के 100 है और एक साल बाद हमने 120 देखा, दैट इज dn अपॉन चेंज इन टाइम के साथ जो पॉपुलेशन में चेंज देखने को मिल रहा है। ये चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन टाइम इज इक्वल टू आर इंटू एन। आर और एन हमें मालूम है, एन दैट इज जो आज की डेट की पॉपुलेशन होगी, और इस एक साल के पीरियड में जो आर आएगी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो के माइनस एन अपॉन 1 अपॉन के, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन अपॉन के। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व या वर्ल्ड-हर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो सिंपल सा उसी पर बेस्ड है कि दैट इज
यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी का बहुत बड़ा रोल है, पूरा ही रोल है एक तरीके से, वही अलाउ करेगी कि इतने से ज़्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे, वो आप देख लो, फिर आप लड़ो भिड़ो और जो फिट है वो रहो और जो वीक है वो एलिमिनेट हो। तो इस तरीके से पॉपुलेशन लेवल पर इस वजह से इवोल्यूशन काम करता रहता है। ठीक है, अब ये कंपैरिजन क्लियर है। ये यहाँ इन लोगों ने ये लेग फेस, देन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, देन ये एक्सपोनेंशियल फेस, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन या फेज ऑफ डिसेलरेशन, जो तेजी से बढ़ रहे थे वो बढ़ना उतनी तेजी से रुक गए, ये फेज ऑफ डिसेलरेशन है, और ये एसिम्पटॉट है। ठीक है, दैट इज स्टेशनरी फेज। 100 है तो 100 ही रहेंगे, ये नहीं कि 100 से 120 हो जाए, ये चीज नहीं होगी। ठीक है, तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फिनिट एंड बिकम लिमिटिंग sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड मिल रहे हैं। अब लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन यहाँ पर हम के और आर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। के और आर स्ट्रेटेजी एनसीईआरटी ने 2 लाइन में लिख के ख़त्म किया है, लेकिन और ये मतलब वो चीज़ एक्चुअली जो लिखी वो के और आर स्ट्रेटेजी ही है। Population evolved to maximize their reproductive fitness, also called Darwinian fitness, in the habitat in which they live। ठीक है, सिंपल सा है पॉपुलेशन, सिंपल। पॉपुलेशन को मतलब जो इंडिविजुअल इतने सारे, हमें तो मालूम है कि हम कौन है क्या है, क्योंकि हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है, लेकिन ऑर्गेनिज्म उनका ऑब्जेक्टिव, इसके पहले भी जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहला टॉपिक हमने रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म किया था, तब मैंने यही बोला था कि नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एनिमल है उसकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो होता है वो प्रोजेनिस प्रोड्यूस करना है। ठीक है, कि उसकी वो स्पीशीज की कंटिन्यूटी अर्थ में मेंटेन रहे। वो ये मतलब उनको ये नहीं मालूम है ये, बट ये है कि नेचर ने उनको एक ब्रीडिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, बायोटिक पोटेंशियल, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी दी हुई है, वो रिप्रोड्यूस करें और अपने जैसे प्रोजेनिस को बनाएं और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करें। ठीक है, तो लाइफ एक जो, इसीलिए सेक्सुअल स्टेज को परफेक्ट स्टेज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डार्विनियन फिटनेस की बात करते हैं, तो जिसकी जितनी आर वैल्यू हाई होगी वो उतना ही सक्सेसफुल हो रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वैल्यू ज़्यादा है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जिसमें ज़्यादा है, जिसका हाई आर वैल्यू नेचर में देखने को मिल रहा है, यानी दैट इज वो जो है मोर इवॉल्व है कहना चाहिए। अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। अब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज जो हैं हम देखते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू, और इस प्रोसेस में वो अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जबकि दूसरे जो जैसे बर्ड्स और मैमल्स हैं वो साल मतलब अपनी लाइफ साइकिल में कई बार रिप्रोडक्शन शो करते हैं। दूसरा बोल रहा है सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग ऑयस्टर एंड पेलाजिक फिशेस और बेंथिक। पेलाजिक मतलब होता है कि जो वाटर के सरफेस पर हैं, और बेंथिक जो वाटर के बॉटम पर हैं, सी बॉटम में है तो उनको हम बेंथिक बोलेंगे। ठीक है, तो सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग व्हाइल अदर प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग। तो यही चीज है, ये वाले जो है लार्ज साइज वाले हैं, ये के स्ट्रैटेजी है, और ये जो है आर स्ट्रैटेजी है। तो आर स्ट्रैटेजी वाले जो हैं वो ये हैं, के वाले ये हैं। तो पहले ये जो हैं आर स्ट्रैटेजी जो शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो उनका जेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड शॉर्ट होता है, वो स्मॉल साइज के प्रोजेनिस को प्रोड्यूस करते हैं। पहला पॉइंट मैंने बोला जेस्टेशन पीरियड शॉर्ट होगा, उनका स्मॉल साइज की प्रोजेनिस प्रोड्यूस करेंगे, पेरेंटियल केयर अब्सेंट होगी, और इसके अलावा एक जब भी वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत सारे एग ले करेंगे, यानी दैट इज वो बहुत सारी प्रोजेनिस को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इनकी स्ट्रैटेजी ये है आर स्ट्रैटेजी, दैट इज स्मॉल साइज होंगे, पेरेंटियल केयर अब्सेंट हो गई, जेस्टेशन पीरियड शॉर्ट होगा, और एट ए टाइम वो बहुत सारी प्रोजेनिस को प्रोड्यूस करेंगे, और उस प्रोजेनिस में कुछ सर्वाइव, और पेरेंटियल केयर है नहीं, प्रीडेटर उनके जो भी प्रोजेनिस हैं उनके प्रीडेटर्स होंगे, उनमें से बहुत सारी, मान लो 1000 बनाई तो 1000 में से 600-700 खत्म हो गई, 300 सर्वाइव कर गई। दूसरी के स्ट्रैटेजी, ये लार्ज साइज के होते हैं, इनमें जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होता है, जस्ट उसका अपोजिट लेना है। ठीक है,
जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग टाइम का होता है, एट ए टाइम बहुत कम प्रोजेनिस देते हैं, बेबीज प्रोड्यूस करते हैं और पेरेंटियल केयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये उन्होंने बहुत सारे बना के छोड़ दिए थे, कुछ तो बच ही जाएंगे, और यहाँ इन्होंने कम प्रोड्यूस किया तो पेरेंटियल केयर से उनको संभाल के रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फिर आगे ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर है, तो डेफिनेटली दोनों ही बेटर है, क्योंकि यहाँ ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन एनवायरमेंटल स्ट्रेस उनको ख़त्म कर रहा है। दूसरों ने ये किया कि कम पैदा करेंगे, उनको बहुत अच्छे से रखेंगे, ठीक है। और इनका जो लाइफ स्पान जो होता है इनका बहुत ज़्यादा होता है। इनका जो लाइफ स्पान होता है दैट इज़ टोटल लाइफ, दैट इज़ बर्थ से लेकर के डेथ तक की ड्यूरेशन जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। शॉर्ट लाइफ स्पान, लॉन्ग लाइफ स्पान, ठीक है। तो कुल मिलाकर के नेचर, तो ये चीज़ है कि दोनों ही स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है। वो जो आर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं उन स्पीशीज को भी हम अर्थ में देख रहे हैं, जो के स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं उनकी भी अर्थ में कंटिन्यूटी बनी हुई है। Ecologists suggest that life history trait of organism have evolved in the relation to constraint imposed by the abiotic and biotic component of the habitat in which they live. अब किसने के स्ट्रैटेजी ली, किसने आर स्ट्रैटेजी को अपनाया, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर उनके हैबिटेट में किस तरीके के एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, किस तरीके की सिचुएशन है, उस हिसाब से उन्होंने ये इन स्ट्रैटेजी में से एक को चूज किया है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अपने बायोटिक पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट द लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स यानी पूरी लाइफ में जो भी उनकी लाइफ साइकिल में जो भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है वो उनकी हैबिटेट में प्रेजेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस डिसाइड करती है कि वो किस तरीके से इवॉल्व होंगे। Evolution of life history trait in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों की जनरेशन के लिए छूटी हुई हैं, जिसे आप लोगों को पता करना है कि ये क्यों है। बहुत सारा काम किया गया है और बहुत सारा काम आप लोगों को करना है, ठीक है। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो यहाँ ये चीज़ें थी ठीक है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखते हैं तो कहीं पे भी आपको एक सिंगल ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन होगा, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा, इंट्रा स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के जो इंडिविजुअल हैं जो पॉपुलेशन बनाते हैं, जैसे अभी आप लोग नीट, सारे बच्चे आप लोग नीट देने वाले हो, तो यहाँ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसके अलावा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन यानी जो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो ये बोल रहा है कोई भी एक स्पीशीज को रहना है तो कम से कम उसको कुछ स्पीशीज पर तो डिपेंड रहना ही पड़ेगा। हम यदि इवन प्लांट को सोचते हैं कि वो अपना खाना तो खुद बना सकते हैं, हमें तो ज़रूरी है भाई कि वो प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे, तब हमारी सर्वाइवल पॉसिबल है। लेकिन प्लांट को भी दूसरी स्पीशीज पर डिपेंड करना पड़ता है, लाइक पोलिनेशन के लिए डिपेंड करना पड़ता है। लाइक उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर्स बनाए, जैसे लीफ है, लीफ जमीन में गिरेगी तो यदि डिकम्पोजर नहीं होंगे तो वो डिग्रेड नहीं होंगे, और डिग्रेड नहीं होंगे तो प्लांट को अंतर पड़ेगा ना, क्योंकि वही तो डिग्रेड होकर के फिर से मिनरल्स को रिलीज करेंगे जिसको प्लांट अपनी ग्रोथ में फिर से रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सोचे कि मैं अकेला रह सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें लिखी है पॉलिनेशन, और उसके बारे में आप लोग अपने उसमें ज़रूर पढ़ लेना पूरा। It is obvious that in nature, animal, plant and microbes do not and cannot live in a isolation. केवल अकेले नहीं जी सकते हैं, बट इंटरेक्ट इन वेरियस वे टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। सब मिलकर के बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं। अब यहाँ पर स्टडी ऑफ कम्युनिटी जो है वो सिनेकोलॉजी कहलाती है, और स्टडी ऑफ सिंगल स्पीशीज या सिंगल इंडिविजुअल की स्टडी जो होती है वो ऑटो इकोलॉजी कहलाती है। ऑटो इकोलॉजी और कम्युनिटी की स्टडी जो है सिनेकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। एक टर्म और इको टाइप हम टर्म पढ़ते हैं, तो एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यानी एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो उसमें वो अपने जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पर रहने के लिए यदि उनमें कुछ जेनेटिकली चेंजेस आ रहे हैं तो लोकल पॉपुलेशन विथ जेनेटिक वेरिएशन, हम उसके लिए इको टाइप वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोलॉजिकल निशे एंड हैबिटेट, ये दो टर्म है। हैबिटेट आपको सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म के रहने का एड्रेस बताता है, लाइक C501
या जो भी किसी का भी जो फ्लैट का एड्रेस है वो सिर्फ हैबिटेट को बताता है। लेकिन जब हम इकोलॉजिकल निशे की बात करते हैं तो वो ये चीज़ होती है कि इकोलॉजिकल निशे में एड्रेस तो पता चलता ही है, साथ में उसका वो वहाँ वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, जैसे एक डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर सॉइल में रह रहा है, वो उसका एड्रेस हो गया, और सॉइल में रह करके क्या काम कर रहा है, वो डिग्रेडेशन का काम कर रहा है। वो जैसे अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया है, वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो कन्वर्शन कर रहा है यही उसका जॉब है। वो उनके लेवल में डॉक्टर इंजीनियर तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो वो क्या काम कर रहे हैं, वो उनका प्रोफेशन या वो उनका जॉब होता है। तो इकोलॉजिकल निशे जो है उस ऑर्गेनिज्म के जॉब एंड एड्रेस बोथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये थोड़े से टर्म यूज होते हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। एक इकोटोन टर्म हम जब आगे उसको तो हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। इवन इन मिनिमल कम्युनिटी मैनी इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिस्ट ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रेडियली अपरेंट। ठीक है, कई सारी कम्युनिटी में हमें पता ही नहीं चलता कि वो एक्चुअली कितने सारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तभी हमें ये एक कम्युनिटी, एक आज हमें पूरी ये सोसाइटी दिखाई दे रही है। मतलब एक पूरा अर्थ में हम देखते हैं, अर्थ को पूरे बायोस्फीयर को देखें तो ये काम कर रहा है, वर्किंग है, अच्छे से सब चल रहा है। तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर कई सारी स्पीशीज, बायोडाइवर्सिटी जो है एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करके दे रही है और सिस्टम को ऑपरेट करती जा रही है। सबसे इसमें शैतानी जो कर रहे हैं वो ह्यूमंस कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब करने का काम, ठीक है। वो हम आगे भी बात करते रहेंगे क्योंकि इसके बाद हमारा टॉपिक इकोलॉजी है। तो जो भी मैनिपुलेशन है, जो सही मतलब जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएशन है वो इट इज ड्यू टू अस। नेक्स्ट, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। अब इंटरस्पेसिफिक मैंने वही बोला कि एक स्पीशीज एक्स है, दूसरी वाई है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो होगा वो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। इसकी एक पॉपुलेशन है, इसके 100 लोग हैं, इसके 200 लोग हैं, तो इनके बीच में दो डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन जो होता है वो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। और ये इंटरेक्शन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। मतलब ये दोनों को फायदा पहुंचे या एक को फायदा पहुंचे, या दोनों में से किसी को ना फायदा पहुंचे ना नुकसान पहुंचे, या दोनों को नुकसान पहुंचेगा जो दो इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो ये कई सारे रिजल्ट इन इंटरेक्शंस के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पॉपुलेशन, टू डिफरेंट पॉपुलेशन के इंटरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की ही बात कर रहे हैं। तो टू डिफरेंट पॉपुलेशन की बात हो रही है। यहाँ पर देखो म्यूचुअलिज्म जैसे लाइकेन, माइकोराइजा, ठीक है, या राइजोबियम का लेग्यूमिनस के साथ सिम्बायोसिस जो होता है, ये म्यूचुअलिज्म है जिसमें दोनों को ही फायदा होता है। जैसे लाइकेन की बात करें तो एल्गी को भी फायदा हो रहा है, फंजाई को भी फायदा हो रहा है। कंपटीशन के केस में दोनों को नुकसान होता है, जो दो पॉपुलेशन इंटरेक्ट हो रही है उन दोनों को ही नुकसान होता है। प्रिडेशन में एक पॉपुलेशन को फायदा हो रहा है, जैसे टाइगर डियर को खा रहा है तो टाइगर को फायदा हो रहा है, डियर को नुकसान हो रहा है, ठीक है। पैरासिटिज्म में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे अंदर आता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को फायदा होता है, वो पैरासाइट है, और हमें नुकसान हो जाता है, ठीक है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है, ठीक है, दूसरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। कुछ हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल में कमेंसलिज्म का। और अमेंसलिज्म में एक नेगेटिव जाता है, एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल देते हैं कि जब कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का सिक्रीट करता है तो वो किसी जैसे सपोज फंजाई किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है, तो वो जो ख़त्म हो रहा है उसको नेगेटिव गया, और जो दूसरा जो है उसको कोई अंतर नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन जो इस तरीके से बन सकते हैं कि कितने के केस में सिर्फ एक ही पॉपुलेशन को नेगेटिव जा रहा है, किस केस में दोनों पॉपुलेशन बेनिफिट हो रही है, ये तो इजी हो जाता है। कितने में -0 है, दैट इज ओनली एक है अमेंसलिज्म जिसमें हम -0 देख रहे हैं, एक ही है कॉमेंसलिज्म जिसमें हम +0 रिलेशनशिप देख रहे हैं। दो जो है वो प्लस माइनस रिलेशनशिप शो करती है, पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन। एक है, देखो एक है जो दोनों में पॉजिटिव है, एक जो है दोनों में नेगेटिव है। दो जो है एक को बेनिफिट दूसरे को नुकसान, एक को बेनिफिट एक को कोई अंतर नहीं, एक को नेगेटिव दूसरे को कोई अंतर नहीं। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको इन इंटरेक्शन में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये चीज वही चीज बार बार बता रहा है कि म्यूचुअलिज्म दोनों को फायदा होगा, पैरासिटिज्म एक को फायदा एक को नुकसान, प्रिडेशन एक को फायदा एक को नुकसान, ठीक है। तो ये सारी चीजें वही लिखी हुई है फिर से। देन
कमेंसलिज्म का एक एग्जांपल हमने वहाँ पे बोल दिया था कि हम देखते हैं। तो ये जो कैटल एरगेट है, ये बर्ड है, ठीक है, ये कैटल है, ये घास चरेगी, तो घास में जो भी कीड़े बैठे हैं वो उड़ के चंडे जाएगी, तो वो वहां से भागेंगे, और जैसे ये इंसेक्ट दिखाई दिया ये आएगी, इसको खा के चली जाएगी। तो यहाँ इसको फायदा हो रहा है कमेंसलिज्म में, और कैटल को, गाय को या भैंस को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। कमेंसलिज्म में हमने +0 रिलेशनशिप देखी, तो प्लस वाली ये बेनिफिशियरी है और इसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ये गोल्डन जैकल के केस में टाइगर ने शिकार किया, ठीक है, डियर को मारा है, ये खाएगा, जो भी उसके बाद चला जाएगा, जो भी बचा खुचा होगा उसको खाने ये आ जाएगा। तो ये बेनिफिशियरी और ये ये 0, इसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा, उसको तो जितना खाना था खा के गया। ओके, तो ये हो गया। देन अमेंसलिज्म हमने क्लियर, अमेंसलिज्म में एक को नुकसान हो जाता है और दूसरे को फायदा होता है। एंटीबायोटिक जो है वो अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है। अब हाँ, यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म में हम ये देखते हैं कि जो दो इंटरेक्टिंग स्पीशीज हैं वो एक दूसरे के पास पास ही रहती हैं। प्रिडेशन, ठीक है, पैरासिटिज्म और ये कमेंसलिज्म। ओके, तो ये चीजें हैं। देन है प्रिडेशन। प्रिडेशन के केस में, अब प्रिडेशन को हम पूरा डिटेल में समझते हैं। प्रिडेशन जो होता है मतलब एक चैनल है प्रिडेशन, जैसे या जैसे हर्बीवोर हैं, उन्होंने प्रोड्यूसर को खाया। अब थोड़ी सी ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं। ट्रॉफिक लेवल में हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रोड्यूसर हो गए, ये हर्बीवोर हो गया, ये कार्निवोर हो गया, ठीक है। ये बेचारा ये सीधा नहीं खा सकता है, ठीक है, इन लोगों ने या डेयर वगैरह ने इसको खाया, और ये जिराफ है या डियर है उसको इसने खाया। तो यहाँ एनर्जी चैनल बन रहा है प्रिडेशन। हम खा रहे हैं प्रोड्यूसर को, ठीक है, जो वेजिटेरियन है, जो सीधे प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स वेजिटेरियन है, तो वो प्लांट के प्रीडेटर हैं, ठीक है। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हम जो सोलर एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी में फिक्स हुई है, उसको एक चैनल, प्रिडेशन एक चैनल है जो दूसरे ऊपर ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर किया जा रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रिडेशन। अब what would happen to all the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animal to eat the plant? ठीक है, ये चैनलाइज्ड ही नहीं हो पाएगा। You can think of predation as nature's way of transferring to higher trophic level the energy fixed by plant. हमने इसकी बात कर ली कि एक चैनल प्रोवाइड करा रहा है। When we think of predator and prey, most probably it is the tiger and the deer that readily come to our mind. But a sparrow eating any seed is also, sparrow यदि बीज को खा रही है तो वो भी प्रीडेटर है। हम सब्जियां खा रहे हैं तो हम भी सब्जियों के प्रीडेटर हैं, सब्जियों को खा रहे हैं, हम भी प्रीडेटर हैं, ठीक है। ऑल्दो एनिमल ईटिंग प्लांट और कैटरैग, हम उसको हर्बीवोर बोले, लेकिन यदि हम एक्शन देखते हैं तो हमारा एक्शन जो होता है, जो भी प्लांट प्रोडक्ट को खा रहे हैं वो प्रीडेटर ही होंगे बेसिकली। देन beside acting as channel conduits, that is channel for energy transfer across the trophic level, predator play other important role. प्रीडेटर जो होते हैं, हमने अभी तो एक फंक्शन तो देख लिया कि एनर्जी को लोअर ट्रॉफिक लेयर से लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर कर रहा था प्रिडेशन। दूसरा फंक्शन हम देखते हैं कि दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ठीक है। यदि यहाँ पर ये पॉपुलेशन है किसी एक स्पीशीज की और इसका प्रीडेटर ये बैठा हुआ है, ठीक है, यदि ये प्रीडेटर नहीं होंगे तो ये तो इनको तो कोई चेक ही नहीं मिलेगा, इनकी पॉपुलेशन तो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी तो ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रीडेटर का। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ठीक है, नहीं होता तो कितनी बढ़ा दी थी मैंने पॉपुलेशन इसकी। बट फॉर प्रीडेटर, प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉजेज इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो वो बढ़ेंगे, वो अपना रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, तो अल्टीमेटली ये इकोसिस्टम की इनस्टेबिलिटी या इकोसिस्टम को डीस्टेबलाइज करेगा। बिसाइड एक्टिंग, सॉरी ये हो गया। देन
व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज, अब यहाँ पर देख लो, जैसे हम आइकॉर्निया का पढ़ते हैं, वाटर हाइसिंथ का पढ़ते हैं, या पार्थेनियम ग्रास का पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ नहीं होता है, इंडिया के रिलेशन में लेते हैं, इंडिया की सारी मतलब जो जो नेटिव प्लांट्स हैं या ऑर्गेनिज एनिमल्स हैं, उसके अलावा हम कहीं कोई बाहर का, सपोज जो इंडिया में मिलते ही नहीं, उसको लेकर के आ गए शौक में, उसका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि उनके कोई नेचुरल प्रेडेटर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उनकी पॉपुलेशन तो ऐसे इंक्रीज होना शुरू होगी जिसकी कोई हद नहीं है, वो एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो पार्थेनियम ग्रास का हमने यही देखा था कि जब फूड स्कार्सिटी हुई थी इंडिया में और यूएस से वीट वगैरह एक्सपोर्ट किया गया था, तो पार्थेनियम ऐसे सीड के रूप में इन वीट के साथ आ गया था, और इसका यहाँ कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा जब तक कोई भी मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर नहीं है, तो ये इन्वेसिव स्पीशीज कहलाती हैं। नेटिव नहीं है, कहीं से लाए, उनको रोकने वाला, उनका कोई नेचुरल कॉम्पिटिटर नहीं है, उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, तो वो उनकी ग्रोथ को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि द प्रिकली पेयर कैक्टस 1920 में ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन क्योंकि वो इन्वेसिव स्पीशीज हो गई, वहाँ उसका कोई नेचुरल कॉम्पिटिटर या नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने ग्रोथ की। अब वो इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई थी कि उसका एक नेचुरल प्रेडेटर भी उसकी जगह से लेकर के आना पड़ा, जो कि एक मॉथ था, ठीक है। तो यही बोल रहा है, कैक्टस फीडिंग मॉथ को लेकर के आना पड़ा कि भाई तुम इस कैक्टस को रेगुलेट करो, इसको इतना ज़्यादा ग्रो मत होने दो। तो ये होता है प्रिडेशन का, कि यदि प्रिडेटर नहीं हो तो कैसे पॉपुलेशन बढ़ती है। तो प्रिडेटर जो होते हैं वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह का एग्जांपल यही बता रहा है कि यदि प्रिडेटर नहीं होंगे तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, हाँ, अब एग्रीकल्चर में हम कोई भी एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में हम केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ नहीं करते। हम ये देखते हैं कि ये जो एक प्लांट है, इसमें ये फंगस अटैक कर रहा है, हम इस फंगस का जो है, फंगस पर अटैक करने वाले कोई मतलब ये इंसेक्ट अटैक कर रहा है, सपोज एक्स इंसेक्ट है, और हम देखते हैं कि ये फंगस जो है, ये फंगस इसको ख़त्म कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये फंगस लीफ को तो कोई अंतर नहीं डालेगा, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन ये फंगस इन इंसेक्ट्स को ख़त्म करेगा। तो हम इस तरीके से एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को इस इंसेक्ट्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो बायोलॉजिकल कंट्रोल का मेथड जो होता है वो प्रिडेशन पर ही बेस्ड होता है, कि जो हमारा एनिमी है उसका एनिमी को लेकर के आ जाओ और उसको एम्प्लॉय कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो predator also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है, वो देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने पिसास्टर स्टारफिश का, स्टारफिश दैट इज एकाइनोडर्मेटा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक एरिया से समुद्र में पिसास्टर को हटा दिया गया, ठीक है। पिसास्टर जो है ये सपोज इनको प्रे करती थी, इनको खाती थी। अब स्टारफिश हट गई, उसका जो पिसास्टर इज अ टाइप ऑफ स्टारफिश, ठीक है। तो ये इनकी पॉपुलेशन बहुत ग्रो हुई। अब इनकी पॉपुलेशन जब बहुत ग्रो हुई तो ये जिसको खाते थे, ये उन्होंने उन सबको खा करके खत्म कर दिया, ठीक है। तो नेचुरल मेथड में क्या हो रहा है, ये पिसास्टर है, इनकी पॉपुलेशन सपोज 4 रहनी चाहिए, 4 को बना करके मेंटेन करके रह रही है, ठीक है। अब तो ये जिनको खाते हैं, ये 4 लोग हैं और ये 10 लोग हैं, तो 10 लोग को के फूड के लिए ये जिनको खाते हैं उनको सबको खत्म कर दिया, 10 लोग हैं, और 4 लोग हैं तो वो जो इनके प्रे हैं वो सरवाइव करते रहते हैं, ओके। मतलब देखो, यदि एक प्रेडेटर 2 है और ये 20 है और इसके नीचे 40 है, ठीक है। ये जब रहते हैं कि यहाँ एक टॉपमोस्ट प्रेडेटर है, वो इनको खा रहा है, ठीक है। इनमें से कुछ को खाता है, कुछ को छोड़ देता है, ये इनमें से ये कुछ को खाते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं, तो सब सरवाइव कर रहे हैं। अब मैंने इसको हटा दिया तो ये हो गए 40 हो गए, तो इन्होंने ये जिन स्पीशीज को खाते थे उनको सबको खा के खत्म कर दिया। तो यही देखा गया था कि पिसास्टर को यदि हम
एक्सपेरिमेंटली रिमूव करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया से, पूरे वर्ल्ड से नहीं, पूरे अर्थ से नहीं, उस जो एक्सपेरिमेंट सपोज मैं बोर्ड में कर रही हूँ तो 10 इनवर्टिब्रेट से गायब हो गए। तो प्रे जो है, प्रे रहता है तो वो 10 स्पीशीज सर्वाइव करती रह रही थी उस एरिया में। तो प्रे जो है, सॉरी, जो प्रीडेटर है वो बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि वो उसने एक की पॉपुलेशन को चेक किया हुआ है, बढ़ने नहीं दे रहा है, दूसरा जो है उसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही तो वो सब नीचे वालों को सबको खत्म नहीं कर रहा है। ठीक है, जितना पेट होगा उतना ही खाना खाएगा, जितनी भूख होगी उतना ही खाना खाएगा ना। तो इस वजह से जो नीचे वाला लेवल है वो सर्वाइव भी कर रहा है, उनकी पॉपुलेशन भी रेगुलेट हो रही है, बीच वाले की भी रेगुलेट हो रही है और सबसे ऊपर वाले की भी रेगुलेट हो रही है। तो यही चीज लिखा हुआ है जो मैंने बताया आपको। Then if the predator is too efficient and overexploit its prey, then the prey might become extinct and following it, and the predator will also become extinct for a food, due to lack of food. तो सिंपल है, टाइगर खाता है डियर को, ठीक है, टाइगर कब खाता है डियर को? जब उसको भूख लगती है। ये कभी नहीं होता कि वो शौक से चलो मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मैं तो सारे डियर को मार दूंगा। तो वेरी जुडिशियली, वेरी वाइजली वो मतलब हंटिंग कर रहा है केवल भूख लगने पर। ठीक है, और यदि सपोज हमारे जैसा दिमाग हो जाए और वो सोचे कि चलो मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मैं तो आज सारे डियर को ख़त्म कर दूंगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फाइनली उसको सपोज टाइगर सिर्फ डियर को खाता है, ये कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, सो सारे डियर खत्म हो जाएंगे, फिर टाइगर को खाना नहीं मिलेगा, टाइगर को खाना नहीं मिलेगा तो टाइगर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज लिख रहा है कि दिस इज द रीजन वाई प्रीडेटर इज इन नेचर आर प्रूडेंट, वाइज होते हैं। उसका सीधा सा रीजन यही है कि उनको भूख लगती है तभी वो, तो हजारों डियर हैं उनमें से कुछ को मार के खा लिया, बाकी सर्वाइव कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमें मालूम है कि हम ये सब कर रहे हैं, जो जिस तरीके से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को, एक दिन ऐसा आएगा कि वो हद तक आ चुका है कि जो हम आज की डेट में ग्रीन हाउस इफेक्ट या एक ही दिन में पूरे रेनी सीजन की बारिश का एक ही दिन में हो जाना, ये सब रिजल्ट हैं जो हमने नेचर को डीस्टेबलाइज किया है, या इको बायोस्फीयर को जो हमने डीस्टेबलाइज किया है, उसके रिजल्ट हम देखना चालू कर चुके हैं। जब शुरू में 1990 मतलब 85-90 में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब उस समय हम सोचते थे कि ये देखने मिलेगा, और वो आज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है, प्रीडेटर जो होते हैं नेचर में, प्रीडेटर जो होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं, वाइज होते हैं कि मालूम है हमें यहाँ अपना पावर नहीं दिखाना, हमें अपना पेट भरना है। जबकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा पेट भरा भी हुआ है तो भी हम पावर दिखा रहे हैं कि हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें। ठीक है, और इस तरीके से इकोसिस्टम को, बायोस्फीयर को हम डिस्टेबलाइज करते जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस पेड़ पर बैठे हुए हैं उसी पेड़ को काटने पे हम लगे हुए हैं। ठीक है, और इतनी सारी कॉन्फ्रेंस होती, पर मैं सीरियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है इस चीज़ का। लाइक यदि सपोज जो हम घर में डस्टिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं, तो सीरियसली मैं यही बोलती हूँ, एक कैप लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना। समटाइम हमारे घर में यदि कोई दूसरा सुन लेता है तो ये बोलता है क्या कंजूसी कर रहे हो। तो ये चीज़ नहीं, जिस चीज़ का काम हमारा एक कैप से चल सकता है तो हम क्यों ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वाला काम कराएं। फाइनली जितना है जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही तो बोलता है ना, आपको जितना चाहिए उतना लो, उससे ज़्यादा मत लो। तो हम दो कैप डाल करके क्यों हम एनवायरनमेंट को या सॉइल को या वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करें। ठीक है, क्योंकि उनमें भी यही चीज होती है जो अनडिग्रेडेबल होती है, एंड फाइनली वो घूम फिर के घास में आए, घास गाय खाएगी, गाय का दूध, गाय में दूध होगा, दूध कौन पिएगा, फिर फाइनली हम ही तो पीते हैं। तो सिंपल है, यदि हर एक लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर हम इस एफर्ट्स को करें कि जितना यूज़ है उतना हम यूज़ करना शुरू करें, तो कहीं किसी दूसरी गवर्नमेंट को बैठ के पॉलिसी बनाने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये हम सब लोगों को खुद ही समझना होगा। ओके, सो यहाँ हम कहाँ थे? प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस, अभी हमने ये देखा कि जो प्रेडेटर होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं, वो समझा हमने। प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। अब भाई प्रे भी कोशिश तो करेगा ही ना, ठीक है, वो भले ही कुछ को ही खा रहा है, लेकिन उनके भी तो तरीके होंगे। जो कुछ हैं वो ये भी तो सोचेंगे ना कि हम प्रेडेटर से बच सकें, तो इस प्रेडेटर से बचने के लिए भी वो कई सारे उपाय लेते हैं। वो बिहेवियर
भी हो सकता है, उनके बिहेवियर में चेंज भी हो सकता है, उनके मॉर्फोलॉजी में चेंज हो सकता है। तो यही है, सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लैगिंग शो करते हैं टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रीडेटर। तो हम कैमोफ्लैगिंग एंड मिमिक्री दो देखते हैं। तो कैमोफ्लैगिंग में देखो, ये यहाँ पर है कैमोफ्लैगिंग में, ये सपोज ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, यही होगा इंसेक्ट, ठीक है। तो ये अपने आप को उस बैकग्राउंड में मर्ज कर लेता है। तो ये ग्रीन है और वो भी ग्रीन कलर का है, तो वो मर्ज हो गया, तो उसका जो भी प्रेडेटर है उसको लोकेट नहीं कर पाएगा। यहीं से मुझे देखने में थोड़ा सा ये लग रहा है, हाँ कहाँ पे बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है कि कहाँ पे बैठा हुआ है, तो इस तरीके से वो अपने आप को मर्ज कर लेता है। जबकि मिमिक्री में क्या होता है कि मिमिक्री में जैसे ये स्टिक इंसेक्ट है, ये स्टिक इंसेक्ट इस तरीके से दिखाई देता है। तो यदि आप दूर से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि कोई एक पत्ती का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो वो कोई लिविंग ऑब्जेक्ट के समान होता है। कोई इंसेक्ट जो है बिल्कुल लीफ के शेप में ही दिखाई देता है, ये ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये तो इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये मिमिक्री है, जब किसी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट के सिमिलर दिखता है तो वो मिमिक्री होती है। कैमोफ्लैगिंग वो होती है जिसमें वो अपने बैकग्राउंड में अपने आप को छिपा लेता है, वो बैक किसी दूसरे के जैसा नहीं होता, वो बैकग्राउंड में सिर्फ मर्ज कर लेता है अपने आप को, ठीक है। तो कैमोफ्लैगिंग प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे ये सब चीज करता है, ये सारी चीज मतलब प्रेडेटर भी करता है अपने प्रे को, मतलब केवल ये नहीं है कि प्रे ही कैमोफ्लैगिंग करेगा या प्रे ही मिमिक्री शो करेगा, प्रेडेटर भी छिप करके, जैसे टाइगर जो है, टाइगर हमेशा देखिए जो खेत कटे रहते हैं वहाँ जो ठूंठ मतलब स्टंट लगे रहते हैं पौधे के, जैसे वीट के, तो ये ब्राउन और इस तरीके का होता है, वहाँ जाकर के छिप जाता है, हिरन को देख रहा है वो और वहाँ छिप जाएगा, तो वो छिप गया तो उसने क्या कैमोफ्लैगिंग की है, अब उसको अपने उस एनवायरनमेंट में अपने आप को हाइड करके रखा हुआ है, और फिर सडनली वो जाएगा और डियर को पकड़ लेगा। तो मतलब कुल मिला के मैं ये कह रही हूँ कि कैमोफ्लैगिंग हंटिंग के लिए भी यूज होती है और बचाने के लिए भी यूज होती है, प्रीडेटर भी यूज करते हैं और प्रे भी यूज करते हैं, ठीक है। अब हम प्रीडेशन से बचने के लिए देख रहे थे, कैमोफ्लैगिंग एंड मिमिक्री को देखा। सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड, ये हमने देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कुछ प्रे जो होते हैं पॉइजनस हो जाते हैं, और जिसके कारण उनके पॉइजनस हैं तो ऑब्वियसली प्रेडेटर उनको नहीं खाएंगे। तो मोनार्च बटरफ्लाई के केस में हम यही देखते हैं कि इसका स्वाद अच्छा नहीं होता टू इट्स प्रेडेटर बिकॉज ऑफ ए स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। और ये बॉडी में कब आता है, जब ये कैटरपिलर होती है तो एक पर्टिकुलर वीट को खाती है, जिस उस वीट में वो केमिकल होता है, उसके एक्यूमुलेशन के कारण ये मोनार्च बटरफ्लाई जो होती है अपने प्रेडेटर के लिए टेस्टी, अपने प्रेडेटर को टेस्टी नहीं लगती है, ठीक है। ये सब मैकेनिज्म है, बायोकेमिकल एडेप्टेशन है इनके। फॉर प्लांट हर्बीवोर और द प्रेडेटर, लेकिन प्लांट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दौड़ के भाग के जा नहीं सकते हैं, तो वो और ससेप्टेबल होते हैं। तो लेकिन फिर भी उन्होंने ढूंढ के रखा है कि वो थॉर्न बना लेते हैं, स्पाइन्स बना लेते हैं, जो उनको हर्बीवोरी या ग्रेजिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। देखो अब यहाँ पर बोल रहा है कि नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस, मतलब जितने भी इंसेक्ट हैं उनके 25% प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, और प्लांट के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो दौड़ के भाग नहीं सकते हैं वहाँ से, उनको अवॉइड नहीं कर सकते। प्लांट therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense against herbivores। मॉर्फोलॉजिकल में ये देखो हम थॉर्न देख रहे हैं, थॉर्न है तो कोई भी खाने आएगा मुंह में चुभेगा तो वो खाएगा ही नहीं। थॉर्न इन अकेशिया एंड कैक्टस, कैक्टस इज एक्चुअली स्पाइन ना, नॉट थॉर्न। थॉर्न जो है मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड है, स्पाइन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। Are the most common morphological means of defense. Many plants produce and store chemical that make the herbivore sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion, disrupt its reproduction or even kill it। मतलब जैसे अभी हमने एनिमल के केस में देखा बटरफ्लाई का, मोनार्च बटरफ्लाई का, कि उसकी बॉडी उसने एक पत्ती को खा करके अपने आप को डिस्टेस्टफुल बना लिया अपने प्रीडेटर के लिए। तो वैसे प्लांट भी करते हैं कि कुछ ग्लाइकोसाइड को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो वो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं उनके प्रीडेटर को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो एक बार खाएगा तो वो सबका इवॉल्व हो जाता है, सबको पता चल जाता है ये प्लांट खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो वो प्लांट खाने ही नहीं जाते हैं। इसमें कैलोट्रोपिस एक एग्जाम्पल है। द वीट कैलोट्रोपिस ग्रोन इन अबेंडेंट फील्ड। आप कभी भी देखना कि कैलोट्रोपिस कौवा, ये फूल इससे पहचान जाओगे, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा रोड साइड वाइड में जहाँ पे भी है। तो इसकी ग्रोथ का इतने ज़्यादा प्लांट उगने का कारण यही है कि इसको खाने ही कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने अपने आप में एक ग्लाइकोसाइड एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड है,
ठीक है। द प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड दैट इज वाई नेवर सी एनी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन देम ऑन दिस प्लांट। खाएंगे ही नहीं क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। तो ये हमने देखा था प्रिडेशन का, ठीक है। तो प्रिडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन कर रहा है, किस तरीके से वो चैनल प्रोवाइड कर रहा है ट्रॉफिक एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। तो जो भी पिसास्टर का एग्जाम्पल है, फिर प्रिकली पियर कैक्टस का एग्जाम्पल है, ये सारी चीज़ें मतलब मुश्किल से 5 या 6 लाइन में प्रिडेशन कंप्लीट, यदि आप शॉर्ट नोट्स बना करके रखते हैं तो कंप्लीट होता है, ठीक है। देन कंपटीशन व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल, नेक्स्ट इंटरेक्शन ले रहे हैं, पहला प्रिडेशन कंप्लीट किया, नाउ इट इज कंपटीशन। व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, ही वाज कन्विंस्ड दैट द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो सिंपल, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को उन्होंने रॉ मटेरियल नहीं बोला था इवोल्यूशन का, उन्होंने बोला था इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। उसका कारण ये है कि जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है तो वो दूसरी स्पीशीज से बेटर होने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे प्रे है, हमने देखा प्रे है, प्रे प्रीडेटर से बचने के लिए कितने सारे चेंजेस ला रहा है। तो ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है जो एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। इंट्रा स्पेसिफिक यानी एक ही पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के बीच होगा तो वो उतना नहीं होगा क्योंकि वो दूसरा भी हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 स्पीशीज इंटरेक्ट हो रही हैं, 2 डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक का इंटरेक्शन है ही, मतलब इंटरेक्शन है ही। तो उस इंटरेक्शन में यदि उनको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है या और भी बेटर होना चाहती हैं तो वो इवोल्यूशन, मतलब वो जो भी वेरिएशन पहले से ही प्रेजेंट होता है इवोल्यूशन में, हमने पढ़ा हुआ है। तो जो बेटर थे, जिनमें एडवांटेजेस वेरिएशन थे, वो सिलेक्ट होते जाते हैं कि हाँ ये हमारे जो जिस स्पीशीज के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है या उससे हमें मोर बेटर कर रहा है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो दैट्स वाई इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो है रॉ मटेरियल हो जाता है, मतलब एक इवोल्यूशन के लिए बहुत ड्राइविंग फोर्स होता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। It is generally believed that competition occur when closely related species compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true. जब कभी भी हम कंपटीशन की बात करते हैं तो 2 चीज़ दिमाग में आती है कि एक कंपटीशन जो होगा वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के पास होगा, और यदि कंपटीशन हो रहा है तो वहाँ रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। लाइक नीट में एक फिक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है, रिसोर्स लिमिट है और कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा तो ये तो नीट के लिए तो सही है, बाकी एक नेचर की बात करें तो ये दोनों एक पूरा डिस्क्राइब नहीं करते हैं कंपटीशन को कि केवल क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में कंपटीशन होगा और रिसोर्सेस लिमिटेड हैं तो कंपटीशन होगा। हम यहाँ पर अभी देखेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन है, रिसोर्सेस पार्टीशनिंग है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज भी हैं तो भी वो सेम रिसोर्सेस पे साथ साथ भी रह जाती हैं। तो ये पूरी मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये हमारे इतना पैराग्राफ प्रोवाइड कराता है। देखो, पहला कॉन्सेप्ट बोला कि पहला जो हमारे दिमाग में रहता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ही कंपटीशन करती हैं, तो वो बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। डिफरेंट स्पीशीज, जो 2 स्पीशीज जिनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वो भी कॉम्पीट करती हैं। लाइक यहाँ पर फ्लेमिंगो है और ये फिशेज हैं, इन दोनों का फूड जो है जू प्लैंक्टॉन्स हैं, तो ये दोनों कॉम्पीट कर रही हैं जू प्लैंक्टॉन के लिए। तो डिफरेंट स्पीशीज भी कॉम्पीट कर रही हैं, ठीक है, इसी चीज को लिखा हुआ है। देन सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कॉम्पिटिशन टू ऑकर। दूसरा केस हम इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन में देखते हैं। इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन ये है कि जिन दो के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, एक लड़ झगड़ करके दूसरे को भगा देगा वहां से, ये होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन, ठीक है। वो टाइगर का एग्जांपल लें तो वो तो इंट्रा स्पेसिफिक हो जाएगा, 2 टाइगर के बीच है। या कुत्तों के केस में आप देखना, स्ट्रीट डॉग्स जो भी रहते हैं, जब कभी भी आप रोड पे जाओगे, हर एक अपनी टेरिटरी फिक्स करके बैठा हुआ है। एक इधर आना चालू करेगा, उसके एरिया में जाना चालू करेगा, वहाँ के सारे भौंक के उसको भगा देंगे। तो एक्चुअली ये जो इंटरफेरेंस कंपटीशन है वो यही होता है कि पावर से भगा दो। वहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें खाने की रखी हुई है, लेकिन नहीं, मेरे एरिया का तुम खाने नहीं आओगे, ये चीज़ होती है इंटरफेरेंस कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा रिसोर्सेस हैं फिर भी कंपटीशन है, वो लड़ाई झगड़े वाला जो देख रहे हैं,
ठीक है। मतलब लिटरली मतलब वो तो टाइगर के केस में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है। तो हम लोग मतलब हमारी जो मैक्सिमम वेकेशन होती है वो नेशनल पार्क की होती है। तो एक बार हम लोग पेंच नेशनल पार्क गए थे। उसका कुछ पार्ट एमपी में आता है, कुछ पार्ट नागपुर मतलब महाराष्ट्र में आता है। तो हम लोगों को वहाँ पर एक कभी भी आप लोग भी जाना, बहुत अच्छी सी जगह है वो। तो वहाँ पे एक टाइग्रेस है, कॉलर वाली उसका नाम है, ठीक है। उसके 3 कप थे और हम लोगों ने उसको ऐसे मतलब बिल्कुल जस्ट मतलब आप समझ लीजिए मेरे से हार्डली 1 मीटर की डिस्टेंस पे भी कैमरा नहीं है, 1 मीटर से भी आधा मीटर की डिस्टेंस पे कैमरा रखा हुआ है। इतनी आधा 1 मीटर की डिस्टेंस पे हमने देखा था और हमारी सांस रुक गई थी। वो आगे चल रही थी और उसके 3 कप बड़े हो चुके थे। कब कहलाते हैं लेकिन वो क्वाइट 8-8 9 9 महीने के थे, काफ़ी बड़े हो चुके रहते हैं। वो चाहें तो आराम से निपटा सकते हैं किसी को भी, ठीक है। तो एक वो चल रही थी, मदर चल रही थी, उसके पीछे 3 कप्स चल रहे थे। तो सडनली दूसरे साइड से हम लोगों की जीप रुकी थी जहाँ पर, दूसरी सडनली दूसरे साइड से एक और टाइगर दिखाई दिया। वो वहीं पे उसने मतलब ऐसे वार्निंग साइन दिए, उसने अपनी टेल को जस्ट ऐसे किया, वहाँ पर यूरिन एक्सक्रीट किया। दैट इज़ वो टेरिटरी मार्किंग होती है कि नहीं ये मेरा एरिया है, यू कैन नॉट एंटर इन दिस एरिया। एंड एक सीरियसली मतलब हम लोग के हाल क्या हो रहे होंगे, उस साइड टाइगर, इधर 3 टाइगर। एंड वो ऐसा कुछ वो जो पैच पे हमने देखा था थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके का वो रोड थी वहाँ पे, ठीक है, जंगल के अंदर। और करीबन मोर देन 50 जीप्स, क्योंकि सबको मालूम था जितने भी गाइड्स थे कि वहाँ पर वो टाइगर है। एंड वो दिन मैंने वो रियलाइज़ किया कि किंग क्या होता है, किंग रूलरशिप, सत्ता वो क्या होती है, वो उस दिन समझ में आया था मुझे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 कार्स, 50 जीप्स, सारी ओपन वाली जो नेशनल पार्क में चलती है। एंड बहुत सारे फॉरेनर्स, इतने लंबे लंबे उनके कैमरे के जूमर निकले हुए हैं, सब व्यू खड़े हुए हैं। एंड पिन ड्रॉप साइलेंस। और मतलब एक जो उसकी कैट वॉक थी वो मतलब सीरियसली गूज बम्प होते हैं उस सीन को याद करो। तो वो क्या चलते हुए आ रहा था और बिल्कुल किसी में एक ये नहीं थी कि कोई एक साउंड कर सके। और हमारे तो बिल्कुल मतलब कुछ 8-10 जीप के पास से तो बिल्कुल पास से निकला। बस यही था कि यदि इसका दिमाग खराब हो गया तो हमारे लिए क्या होने वाला है। कितना भी सोचो, वो उस समय तो उस जब दूर था तब तो हम बहुत इंजॉय कर रहे थे कि आ रहा है वो। बट जैसे ही वो पास आया तो हालत ख़राब थी। और उसके बाद दूसरा इधर की यदि कहीं फाइट हो गई तो क्या होगा। तो बहुत मतलब सीरियसली नेशनल पार्क जाने में वहाँ पे 1-2 दिन स्टे करके ये सब चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो ये था इंटरफेरेंस कंपटीशन, ठीक है, कि रिसोर्सेस हैं लेकिन अलाउ नहीं हो रहा है। तो 2 केस हमने देख लिया कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का होना भी जरूरी नहीं है, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, और रिसोर्सेस हैं भी तो भी कंपटीशन हो सकता है। देन देयरफॉर कंपटीशन इज द बेस्ट डिफाइंड। अब हम क्या बोलें कंपटीशन को, तो किसी दूसरी स्पीशीज की प्रेजेंस में यदि किसी एक स्पीशीज की आर वैल्यू, दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, डिक्रीज होती है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब समझ लो वहां कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। अब जो बिल्कुल हम सही तरीके से कंपटीशन को डिफाइन करें तो वो यही है, कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। आर क्या था, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस अफेक्ट हो रही है, यानी कंपटीशन हो रहा है, ओके। इट इज रिलेटिवली इजी टू डिमॉन्स्ट्रेट इन लैब। हाँ, अब ये गाउस का मैं इसको सिंपल बताते जा रही हूँ, आप इसको अब इसके बाद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाउस ने कंपटीशन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल दिया था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल दिया था। तो उन्होंने लैब में ही एक्सपेरिमेंट किया था कि यदि 2 कॉम्पिटिंग स्पीशीज एक्स और वाई को हमने रखा तो इसमें जो सुपीरियर है वो सर्वाइव करेगा और जो इंफीरियर है वो उसको वहां से एलिमिनेट निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली लेबोरेटरी कंडीशन में ये चीज सही है, गाउस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होता है नेचर में लेकिन बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है कि गाउस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यहाँ इतने एरिया में रिसोर्स को लिमिट किया, कंडीशन एक है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सुपीरियर कॉम्पिटिटर जो है वो सर्वाइव करेगा, वीकर जो है या इंफीरियर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये बोल रहा है
लेकिन ये नेचर के लिए हमेशा सही नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एंड परसिवेसिव सर्कमटेंशियल एविडेंस डज एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केसेस। इसका एग्जांपल उन्होंने एबेंडन टॉर्टॉइस का दिया है। तो यहाँ पर जब रिसोर्सेस लिमिट थे गैलापागोस आइलैंड में ग्रास, तो पहले केवल ये रहते थे, फिर जब वहाँ पर गोट को इंट्रोड्यूस किया तो गोट की ग्रेजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा थी, तो उसके कारण ये जो एबेंटन टॉर्टॉइस थे वो वहाँ से एलिमिनेट हो गए। तो नेचर में होता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन तब जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, कंडीशन है, ठीक है। तो नेचर में होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ये देखने को नहीं मिलता है। देन एक और एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज के केस में ये है कि बार्निकर एंड बेलेनिस, ठीक है, ये कॉर्नेल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि एक इंटरटाइडल जोन सी और जो कोस्ट है उस वहाँ पर कुछ एरिया से उन्होंने ये सुपीरियर स्पीशीज है बार्निकल बेलेनिस, ठीक है, ये बेलेनिस दैट इज क्रस्टेशिया है, ये क्रस्टेशिया दैट इज ऑर्थ्रोपोडा, इसको उन्होंने यहाँ से हटा दिया। ये जब यहाँ ग्रो करती है तो ये जो चाथामेलस है, चाथामेलस या कैथामेलस, मेरे मुंह से कैथामेलस से निकलता है इसके लिए, कैथामेलस जो है ये जो पहले इंटरटाइडल जोन में ये ग्रो कर रही थी, इंटरटाइडल जोन में, ठीक है, हमने इनको यहाँ से उठा के अलग कर दिया। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नेचुरली तो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये देखा कि जो पहले ये जो चाथामालस जो इनके प्रेजेंस में यहाँ पर इंटरटाइडल जोन में ग्रो नहीं कर पा रही थी, लेकिन हमने इनको हटा दिया तो ये रिलीज हो गए इस एरिया में। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज में जो इंफीरियर स्पीशीज थी दैट इज चाथामालस, वो भी इंटरटाइडल जोन में ग्रो करेंगी यदि हम वहाँ से बेलेनिस को हटा देते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव रिलीज है। ये इस तरीके का भी कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। तके बैठे रहते हैं कि भाई ठीक है तो हम नहीं जाएंगे, और यदि ये यहाँ से हट जाते हैं तो हम वहाँ पर जाकर के रहने लगे। तो ये कॉम्पिटिटिव रिलीज हो गया, ठीक है। यहाँ फिर एक लाइन है, यही बोल रहा है, एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल कैथामेलस फ्रॉम दैट जोन, इंटरटाइडल जोन से। इसको पढ़ना, ठीक है। इन जनरल हर्बीवोर एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन देन कार्निवोर। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो हर्बीवोर और प्लांट्स हैं वो कंपटीशन में ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। देखो ये है, ये प्रोड्यूसर प्लांट और ये हर्बीवोर, और इसके ऊपर है ये कॉम्पिटिटर। तो ये यहीं पर ही इन पे ही तो डिपेंडेंट है। इस वजह से ये जो होते हैं दैट इज प्लांट, हर्बीवोर एंड प्लांट ज़्यादा, क्योंकि सबकी डिपेंडेंसी वहाँ ही पे ही है। तो वो एक तो देखो प्लांट के केस में तो हमने क्लियरली देखा कि वो भाग ही नहीं सकते हैं, तो जो भी कंपटीशन वगैरह होगा तो उसमें प्लांट और हर्बीवोर जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। देन अब गाउस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हमने देख लिया था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट, ये गाउस ने बोला था। लेकिन हम नेचर में हम ये देखते हैं कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है जो कॉमन रिसोर्स पर सर्वाइव कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक हटेगा ही। एक्चुअली वो क्या करेंगी, कुछ अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाएंगी। जैसे दो स्पीशीज हैं, दोनों को सेम फूड है, सेम फूड एक ही टाइम पे खाने जाएंगी तो लड़ाई करेंगी, कॉम्पीट करेंगी। तो उन्होंने अपना फॉरेजिंग टाइम जो है वो चेंज कर लिया, फीडिंग टाइम चेंज कर लिया, ठीक है, कि तुम ठीक है सुबह जा रहे हो तो मैं दोपहर में जाकर के खाना खाऊंगा, तो वो वाले चेंज कर लिया। तो इस तरीके से ये रिसोर्सेस पार्टीशनिंग है, ये रिसोर्सेस पार्टीशनिंग है जिसमें दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्स पर सर्वाइव कर रही हैं, थोड़ी सी अपने लाइफ स्टाइल में चेंज ला करके, ठीक है। तो यही है, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेस आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज मोर। हाँ, यहाँ पर ये रिसोर्सेस पार्टीशनिंग को मैंने समझाया कि जब रिसोर्सेस पार्टीशनिंग कब देखने को मिलेगी, सेम रिसोर्स पे चाहिए होगा और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। इसमें जो एक्सपेरिमेंट था ये मैक ऑथर का था शायद तक, इसको देख लेते हैं। ये तो गाउस का हमें मालूम है, गाउस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जब रिसोर्सेस लिमिटेड हैं तब के लिए एप्लीकेबल है। मोर रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कॉम्पिटिशन।
While they do not rule out the occurrence of inter-specific competition in nature, they point out that species of facing competition might evolve mechanism that promote coexistence. Coexistence आप कब देखते हैं? Rather than exclusion. यदि रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं तो वो को एग्जिस्टेंस करने लगती है थ्रू रिसोर्सेज पार्टीशनिंग, जो मैकेनिज्म मैंने आपको समझाई चेंज करके. इफ टू स्पीशीज कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न. MacArthur show that 5 closely related species of warbler living on the same tree were able to avoid competition and कंपटीशन को अवॉइड किया उन्होंने और एक साथ रहने लगी ड्यू टू द बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटी. ठीक है. नेक्स्ट पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म फ्री लॉजिंग, फ्री खाना. ठीक है, होटल में रहने गए, ना पैसा रहने का पैसा दिया ना खाने का पैसा दिया, ये चीज जो है पैरासिटिज्म है. इस अब पैरासाइट जो होंगे एक्टोपैरासाइट होंगे, जो मतलब एनिमल के बाहर रहेंगे, उस पर रहेंगे लेकिन बॉडी के अंदर नहीं आएंगे. अंदर जो रहेंगे वो एंडोपैरासाइट हैं, और जो माइक्रोफाइटॉन वगैरह जो हम देखते हैं, फंगस जो स्किन डिजीज करते हैं, वो एक्टोपैरासाइट रूप में होते हैं. कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिज्म क्या होता है, यहाँ पैरासिटिज्म में हमने क्या देखा था, एक को बेनिफिट होगा दूसरा नेगेटिव जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस रिलेशनशिप थी ये. Considering that the parasitic mode of life ensure free lodging and meal, it is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plant to higher vertebrate. Many parasites have evolved to be host specific. See, simple है, हमारे ऊपर प्लाज्मोडियम हमारा पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. यदि हमारी बॉडी उससे बचने के लिए अपने में कोई मॉडिफिकेशन लाती है, और यदि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स चाहता है कि वो हमारे पर पैरासाइट बने रहे, तो हमारे में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको भी अपने में चेंजेस करने पड़ेंगे. इस हमारे में इवोल्यूशन हुआ, उससे बचने के लिए वो खुद भी इवॉल्व हो गया हमें फिर से इन्फेक्ट करने के लिए. तो ये को इवोल्यूशन है, जहाँ होस्ट भी इवॉल्व हो रहा है और उसकी देखा देखी अपने आप के सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए पैरासाइट भी इवॉल्व हो रहा है. ठीक है, ये चीज, ये लाइन जो है वो यही समझा रही है. देन if the host evolve special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species. In accordance with their lifestyle, parasite evolve special adaptation such वो जब जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड होते हैं. हमने टीनिया सोलियम में क्लियरली देखा है, क्योंकि उसको रेडीमेड बना हुआ फूड मिल रहा है तो उसने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को गायब कर दिया. सरफेस से वो ऑक्सीजन ले लेता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें एब्सेंट हो गया. तो यही चीज बोल रहा है, इन अकॉर्डिंग्स विद देयर लाइफ स्टाइल पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन सच एज द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन. होस्ट में अपने आप को चिपका करके रखने के लिए टीनिया सोलियम के माउथ में हम सकर देखते हैं, ओरल सकल्स देखते हैं. ठीक है, टू क्लिंग on the host, loss of digestive system and high reproductive capacity. The life cycle of parasite are often complex, involving one or two intermediate host or vector to facilitate parasitization of its primary host. ठीक है, तो जैसे हम लीवर फ्लूक का ही देखते हैं, स्नेल और फिश दो इंटरमीडिएट होस्ट उसके ह्यूमन लीवर फ्लूक जो है उसमें देखते हैं. तो यहाँ पर यदि जितने भी इंटरमीडिएट होस्ट होंगे तो उसको अपने लाइफ साइकिल में उतने ही ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे. ठीक है, केवल एक कोई होस्ट है जो सिर्फ हम पे ही पैरासाइट है तो उसको केवल हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे. लेकिन इंटरमीडिएट होस्ट जैसे हम कई सारे जो यदि एस्केरिस की लाइफ साइकिल देखते हैं या टीनिया सोलियम की जहाँ पर इंटरमीडिएट होस्ट भी देखते हैं, तो उनके केस में आप देखिए कई सारे एडेप्टेशन है, कई टाइप के लार्वल स्टेज हैं. यदि हम पिग में जो लार्वल स्टेज है उसको यदि हम ह्यूमन में ला करके रखेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लार्वल स्टेज इज एडेप्टेड फॉर दैट इंटरमीडिएट होस्ट. उसके मतलब पिग के अकॉर्डिंग वो एडजस्टेड है. यही चीज बोल रहा है. द ह्यूमन लीवर फ्लूक का एग्जाम्पल दे दिया है, तो इसलिए याद रखिए कि लीवर फ्लूक के जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं वो स्नेल एंड फिश हैं. द मलेरिया पैरासाइट नीड अ वेक्टर टू स्प्रेड टू अदर होस्ट. ठीक है, अब यहाँ पर जो फीमेल एनोफिलिस है वो वेक्टर है. ठीक है, जो ट्रांसमिट कर रही है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो पैरासाइट है. तो फीमेल एनोफिलिस जो है वो वेक्टर है, लेकिन वो हम पर पैरासाइट नहीं है. वो ब्लड सक करती है हमारी बॉडी से, उसको ब्लड सक करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ इंट्रैक्शन है, ये इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है. क्योंकि हम इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस देखते हैं ना
कि इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने का काम करती है। तो एक तरीके से नेचर ने इसको भी हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये फीमेल एनाफिलिस में एक कैरेक्टर दे दिया कि भाई तुम्हें यदि एक एग प्रोड्यूस करना है तो तुम्हें ह्यूमन का ब्लड सक करना पड़ेगा, और वो ह्यूमन का जब ब्लड सक करेगी और यदि वो खुद प्लाज्मोडियम से सफ़र कर रही है तो प्लाज्मोडियम से हमारी बॉडी में छोड़ के जाएगी, और वो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन जो होता है ह्यूमन में पहले तो बिल्कुल लीथल था ही, अभी भी डेंगू के केस में लिथैलिटी बिल्कुल क्लियर देखने को मिलती है। यदि किसी को पता ही नहीं चलता है तो इवन सिंपल मलेरिया से भी डेथ देखने को मिलती है। तो वो हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने, क्योंकि हमको सबको एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसे जो भी पैरासाइट है वो नेचर ने हमारी पॉपुलेशन को चेक करने के लिए, रोक करके रखने के लिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बढ़े, उसके लिए ये हैं। और अभी तो कोरोना हम देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये नेचर का ही है। माल्थस का जब आप पॉपुलेशन ऐसे पढ़ते हैं तो वही है कि जब कभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा हो जाती है, अब इससे रिलेटेड आप लोग मतलब उसमें मत जाइएगा, लेकिन ये बिल्कुल माल्थस का जो ऐसे है ऑन पॉपुलेशन वो यही कहता है कि इस तरीके की आइदर नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी या डिजीज़ होंगी या स्टारवेशन, फेमाइन, भूख, अकाल पड़ जाएगा, जिसके कारण पॉपुलेशन, हर केवल ह्यूमन की पॉपुलेशन नहीं, इन सब प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को वो बैलेंस आउट करते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मलेरिया पैरासाइट का ये सब कुछ भी पढ़ लिया है। हाँ, जब कभी भी कोई पैरासाइट किसी होस्ट को अफेक्ट करता है तो वो उसके सर्वाइवल को कम करता है, ग्रोथ को कम करता है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करता है, और इन सब चीज़ों को कम करके वो पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करता है, दैट इज उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकता है। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वनरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली सिक, ठीक है। HIV है, खुद कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इतना इम्यून सिस्टम वीक कर देगा कि सब दूसरे आकर के उसको फिर उस पेशेंट के, HIV पेशेंट में दूसरे इन्फेक्शन के कारण डेथ होती है। HIV के कारण नहीं होती, क्योंकि इम्यून सिस्टम को वीक किया है तो दूसरे छोटा इन्फेक्शन भी हो जाता है। डू यू हैव बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? तो ऐसा हो ही नहीं सकता यदि हमने क्या बोला है, पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है, प्लस एंड माइनस, ये पैरासाइट का है और ये होस्ट का है। यदि ये लाइन ये बोल रही है कि ऐसा हो सकता है कि इसको कोई होस्ट को कोई अंतर ना पड़े, तो ये प्लस और जीरो रिलेशनशिप हो गई, प्लस एंड जीरो रिलेशनशिप हो गई, तो इस रिलेशनशिप को तो हमने पहले ही एक नाम दिया हुआ है, कमेंसिलिज्म, ठीक है, कि एक का फायदा होगा, दूसरे को कोई नहीं नुकसान होगा। तो पैरासिटम, यदि ऐसे पैरासाइट डेवलप करेंगे तो वो तो कमेंसिलिज्म होगा, वो पैरासिटिज्म होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, जो बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस पर हैं वो एक्टोपैरासाइट है। इनके बेस्ट एग्जांपल जो हैं जुएं जो सर पर रहते हैं, लाइस जिन्हें बोला जाता है, और कुत्तों में हमें टिक्स देखने को मिलते हैं, काले काले रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये हेडलाउस, ये सब जुएं जो देखने को मिलते हैं ये, ओके। कस्कुटा एक्टोपैरासाइट है प्लांट्स पे, बस वो जो है हॉस्टूरिया भेजता है, हेज प्लांट पे ये जनरली ग्रो करता है, इस तरीके से हॉस्टीरिया भेज करके लीफ में, वहां से वो फूड को एब्जॉर्ब ले लेता है, खुद कुछ नहीं बनाता, खुद में उसने क्लोरोफिल को हटा दिया, सब कुछ हटा दिया है, और सीधे से प्रिपेयर्ड फूड को वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट से ले लेता है। ये जो येलो येलो दिखाई दे रहा है ये कस्कुटा अमरबेल है। देन द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड ए पैरासाइट, वो हम पे सर्वाइव नहीं कर रही है, वो सिर्फ उसकी मजबूरी है, उसको रिप्रोडक्शन करना है, एग प्रोड्यूस करना है, तो उसको हमारा ब्लड चाहिए, ओके। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंडोपैरासाइट और दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइड, कहीं पे भी इन्फेक्शन कर दे सकते हैं वो। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट और मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि एक्टोपैरासाइट पे तो ये है कि सरफेस पे रह रहे हैं, एंडोपैरासाइट में मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि उसको पूरा हमारे जो, यदि किसी को स्टमक में इन्फेक्शन करना है तो उसको उतना pH टॉलरेट करना पड़ेगा, 1.8 pH टॉलरेट करने की कैपेसिटी होगी, तभी कुछ इन्फेक्शन दे सकता है स्टमक में। तो उस होस्ट की बॉडी के अकॉर्डिंग उनको एडेप्टेशन करने पड़ते हैं, तो इस वजह से एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल जो होती है मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। देन देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड व्हाइल एम्फसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में वो सिंपल हो जाते हैं, लेकिन उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंडोपैरासाइट की, वो ये बोल रहे हैं। रूट पैरासिटिज्म एक पैरासिटिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
ठीक है, अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे को सौंप दो, ये है ब्रूट पैरासिटिज्म। इसमें सिंपल से हम सीधे एग्जाम्पल को ही स्टडी करते हैं। जैसे कोयल होती है, कोयल किसी दूसरी बर्ड के नेस्ट में, घोंसले में जा करके अंडा दे देती है, लेकिन किसी भी दूसरी में नहीं, वो कौवे के इसमें दे करके आती है, क्योंकि कौवा दैट इज क्रो, उसका जो एग है और कोयल का जो एग है, उनमें कोई भी डिससिमिलरिटी, यानी वो बिल्कुल सेम दिखते हैं, बिल्कुल सेम दिखते हैं। अब क्रो आएगा, इसको इंक्यूबेट करेगा, हैचिंग करेगा, उसको नहीं मालूम कि कोयल रख के चली गई है, ठीक है, गिनती तो उनको आती नहीं है, ठीक है, कि मैंने तो 2 ही दिए थे, यहाँ 4 कैसे आ गए, वो वाली चीज़ तो होगी नहीं, ठीक है। तो वो जब अपने मतलब उस नेस्ट में जितने भी एग हैं उन सबको इंक्यूबेट करेंगे, ये होता है ब्रूट पैरासिटिज्म। क्यों इसने, कुक्कू ने ऐसा किया, कोयल ने, कि वो हैचिंग में, मतलब इंक्यूबेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, वो उतना टाइम जो फॉरेजिंग अपने लिए फूड वूड ढूंढने में यूज़ करती है। तो ये एक तरीके का ये भी होता है। तो कोयल ब्रूट पैरासिटिज्म शो करती है, जा करके दूसरी बर्ड की नेस्ट में एग ले करके आ जाती है, और उसको पालने पोसने की जिम्मेदारी उस बर्ड की होती है जिसका नेस्ट होता है। देन ट्राई टू फॉलो, यही चीज फिर बोल रहा है जो मैंने समझाया है, ठीक है। देन कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में हमने देखा कि कमेंसलिज्म में क्या रिलेशनशिप थी कमेंसलिज्म की, एक को प्लस हो रहा था, दूसरे को नेगेटिव था, दूसरे को अंतर नहीं पड़ रहा, भाई तुम मेरे से फायदा लेना चाहते हो ले जाओ, बड़े दिल वाला होता है कमेंसलिज्म में जो उसका जो होस्ट होता है, ठीक है, कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होएगा, वैसा कुछ नहीं, वो प्रॉफिट लेकर के जाता है। जैसे इपीफाइट ऑर्किड है, ठीक है, ये मैंगो ट्री है, ये जो ब्राउन कलर का है स्टेम दिखाई दे रहा है, ये मैंगो ट्री है या कोई सा भी ट्री है, इस पे ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, ओके, ये केवल सपोर्ट के लिए वहां पे ग्रो कर रहा है। इसकी जो इपीफाइटिक रूट्स होती हैं उसमें वेलामेन टिश्यू होते हैं, और ये वेलामेन टिश्यू एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को अब्जॉर्व करते हैं। वेलामेन एपिडर्मिस होता है, जो डेड सेल्स होती हैं ये, जिनमें फाइब्रस थिकनिंग होती है, जो कि एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को, जो रूट एब्जॉर्ब करती है, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपने प्लांट को, दैट इज ऑर्किड को, पानी प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ पर मैंगो जो है ये 0 है, और जो ऑर्किड है वो बेनिफिशियरी है कमेंसलिज्म में, ठीक है। इसके बाद हमने कैटल एरगेट का एग्जांपल देखा था कि वो कैटल जो है, गाय या भैंस जो है चर रही है घास, तो वो कीड़े उड़ाते जा रही है, और वो कीड़े कौन खाता जा रहा है, एरगेट खाता जा रहा है, ठीक है। ये बार्नेकल जो क्रस्टेशिया है, ये वेल के बॉडी पर रह रहे हैं, वेल जो है 0, उसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा, जबकि बार्नेकल दैट इज क्रस्टेशिया जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है। कैटल एरगेट का हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हम यही चीजें लिखी हुई है उसमें। देन अनदर एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म इज द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन दैट इज सिलेंट्रिटा एडम्सिया, ठीक है, दैट हैज स्टिंगिंग, सी एनिमोन जो होता है उसमें स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, निडोब्लास्ट होते हैं, ये जो है ये निडोब्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो क्लाउन फिश है ये आकर के इसमें छुप जाती है, तो क्या होता है कि दूसरी फिशेस इसको खा नहीं सकती हैं, क्योंकि दूसरी फिशेस को मालूम है कि इसके पास आएंगे तो वो स्टिंग देगी, जो हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करती है, पैरालाइज कर देती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को रिकॉल करिए, सिलेंट्रिटा में निडोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, उनके अंदर निमेटोसाइस्ट होते हैं जो कि डिस्चार्ज होते हैं और प्रे को कैप्चर कर लेते हैं। तो इसकी सी एनिमोन या एडम्सिया की इस आदत के कारण दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स इसके पास नहीं आते, लेकिन ये क्लाउन जो है इसने अपने आप को इवॉल्व किया है, इसकी बॉडी की सरफेस पर थिक म्यूकस होता है, जिसके कारण इसके स्टिंगिंग कैप्सूल्स जो होते हैं वो इसको इम्पैक्ट नहीं करते हैं, और ये आकर के उसमें छिप जाती है, ठीक है। तो ये होता है, इसमें इसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन ये अपने प्रे से, प्रीडेटर से बच जा रही है। तो ये भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, इसको हम देख लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म इज द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमल एंड दैट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल एंड द क्लाउनफिश दैट लिव अमंग दैम। The fish get protection from predator which stay away from the stinging tentacles of the sea anemone. The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, किसके कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब ये है म्यूचुअलिज्म में दोनों एक दूसरे को फायदा देंगे, लाइकेन, माइकोराइजा, लेग्यूमिनस, राइजोबियम रिलेशनशिप, ये सब म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है।
ठीक है, लाइकेन रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेसिस एल्गी। उसमें मोस्टली जो होते हैं ये कौन से होते हैं? एल्गे। लाइकेन में मोस्टली साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और फंजाई में कौन होता है? जनरली एस्कोमाइसिटीज होते हैं। और ये इंट्रैक्शन जो है ये प्लस प्लस इंट्रैक्शन को शो करता है। देन द माइकोराइजा आर एसोसिएटेड विद माइकोराइजा जो है हायर प्लांट्स की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। ये मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करके देते हैं, और माइकोराइजा जो कि माइसीलियम है वो रूट के सरफेस एरिया को बहुत इंक्रीज कर देते हैं, और माइकोराइजा स्पेशली फॉस्फोरस न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से, और जो प्लांट है वो फंजाई को फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूस देता है, खाना देता है उसको। नेक्स्ट जो है, द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। Plant need the help of animal for pollination their flower, pollinating their flower and dispersing their seed. Animal, ठीक है, यहाँ पर सिंपल है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी देखा था कि किस तरीके से नेक्टर या एडिबल पॉलन के लालच में बायोटिक एजेंट्स आते हैं फ्लावर के पास, और नेक्टर खा करके नेक्टर लेके जाते हैं, पॉलन खा के जाते हैं। इस प्रोसेस में वो पॉलिनेशन को फैसिलिटेट कराते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, एनिमल ऑब्वियसली जब यदि एनिमल ये सब खा करके जा रहे हैं तो उनको भी कुछ काम करके देना होगा। दैट इज वो ये काम करेंगे कि वो दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे। ठीक है, प्लांट्स ऑफर रिवॉर्ड और फी इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर एंड जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट। हाँ, फ्रूट जो है इसलिए है कि भाई उसको डिलीशियस प्लांट ने बना के रखा है, एक लालच प्रोवाइड करेगा, एनिमल्स आएंगे उसको खाएंगे, तो फ्रूट के अंदर सीड है तो सीड का डिस्पर्सल होगा। बट द म्यूचुअल बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर। पॉलन रॉबर से बचाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्टर रॉबर या पॉलन रॉबर या नेक्टर रॉबर वो होते हैं जो आकर के नेक्टर और पॉलन और सीड तो खा के चल, मतलब पॉलन और नेक्टर तो खा पी के चले जाते हैं, लेकिन उसके बदले में कोई पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं, तो इनके अगेंस्ट भी सेफ गार्ड जरूरी होता है। देन प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व को एवोल्यूशन ऑफ द mutualist, that is evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another। जो हमने पैरासिटिज्म में देखा कि यदि होस्ट अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है कि मैं इस पैरासाइट से बच जाऊं कुछ इवोल्यूशन लाके, तो पैरासाइट भी रेडी बैठा रहता है कि मैं भी चेंज ले आऊंगा, तुम चेंज हो मैं भी होऊंगा। तो यहाँ पे भी म्यूचुअलिज्म में भी ये है, यदि एक पार्टनर उसका चेंज कर रहा है कुछ, तो उसके जो दूसरा पार्टनर है उसको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल जो है, ठीक है, ये लाइन यही बोल रहा है कि यहाँ पे भी हम को इवोल्यूशन देखते हैं। तो हमने पैरासिटिज्म में भी को इवोल्यूशन देखा, देन इसमें भी हमने को इवोल्यूशन देखा। इन मैनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्री, अंजीर, ये देखो, ठीक है, देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वास्प। हमने इसमें देखा था, दैट इज हाइपेंथोडियम, इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, ये जो फिग है, अंजीर है, बहुत टेस्टी लगता है ये। ठीक है, तो इसमें यही रहता है कि गाल फ्लावर, न्यूट्रल फ्लावर, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, ऊपर मेल फ्लावर थे, फिर उसके बीच में गाल फ्लावर थे, और सेंटर में फीमेल फ्लावर थे। वास्प आएगा, एग ले करेगा और निकल जाता था। तो इस प्रोसेस में वो क्या करेगा, पॉलिनेशन भी करवा करके जाता था। इट मीन्स, यही बोल रहा है, इन मैनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्री देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वास्प। It means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species। यानी 1-to-1 रिलेशन, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट ही आकर के एक पर्टिकुलर फ्लावर को पॉलिनेट करके जाएगा। हमने युक्का का भी देखा है। ठीक है, देन द फीमेल वास्प यूज द फ्रूट नॉट ओनली एज द ओविपोजिशन साइड बट यूजेस द डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग लार्वा। ठीक है, केवल एग नहीं ले करता बल्कि वहाँ जो डेवलपिंग सीड है वो उसके लार्वा का फूड भी होते हैं। द वास्प पॉलिनेट द फीक इन्फ्लोरेसेंस विथ सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट। इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन द फिग ऑफर द वास्प, उसने पॉलिनेशन कराया तो वो थैंकफुल है, और इसके बदले में वो डेवलपिंग, उसको एग ले करने के लिए जगह प्रोवाइड करा रहा है और डेवलपिंग लार्वा के लिए फूड भी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ये चीज अंदर से यदि आप फिग को देखो तो। ऑर्किड जो है bewildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insect and ensure guaranteed pollination by it। ठीक है, यहाँ पर ऑर्किड के केस में बहुत इंटरेस्टिंग है
स्यूडो कॉपुलेशन की फिनोमेना देखने को मिलती है। इसकी एक लीफ जो है वो इस तरीके से मॉडिफाइड रहती है कि वो फ्लावर की लीफ नहीं, फ्लावर का एक पेटल अपने इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि वो फीमेल वास्प के समान दिखाई देता है, ठीक है, और फीमेल इंसेक्ट के समान दिखाई देता है। और फीमेल जो मेल इंसेक्ट होता है उसको फीमेल उस ऑर्किड फ्लावर को फीमेल इंसेक्ट समझ के आकर के वो वहाँ पर कॉपुलेशन करता है। स्यूडो कॉपुलेशन हुआ ये, क्योंकि एक्चुअल तो रियल में तो फीमेल है नहीं, तो वो फीमेल इंसेक्ट समझ के वो स्यूडो कॉपुलेट करेगा और स्यूडो कॉपुलेशन की प्रोसेस में ऑर्किड फ्लावर को पॉलिनेट कर देगा। यही चीज बोल रहा है द मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफ्रिस ऑर्किड जो है वो सेक्सुअल डेसिट टू गेट पॉलिनेटेड डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एंड अनकैनी रिजेम्बलेंस, बिल्कुल सिमिलर हो जाता है फीमेल बी के, और जिसको मेल बी जो है फीमेल बी समझ लेता है और आके स्यूडो कॉपुलेट करता है, इस प्रोसेस में उसको पॉलिनेट भी करता है। तो ये म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल है। उसने कॉपुलेट, आइदर इट इज स्यूडो कॉपुलेट, बट वो स्यूडो कॉपुलेट मतलब कॉपुलेशन की प्रोसेस एडवांटेज फॉर मेल बी और एडवांटेज फॉर ऑफ्रिस दैट इज पॉलिनेशन। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम यदि, हाँ ठीक है, यहाँ कोरिलेशन बिल्कुल देखेंगे। यदि सपोज मेल बी में कोई चेंजेस होता है तो ऑर्किड फ्लावर को अपने पेटल का शेप वैसे ही चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो समझ जाएगा कि हाँ फीमेल बी में कोई चेंज हो गया, फीमेल बी में कोई चेंजेस हुआ तो जो ऑफ्रिस है जो कि ऑर्किड है, उसको भी अपने पेटल में वैसा ही चेंज लाना पड़ेगा कि जैसे फीमेल भी दिखती है वैसे ही दिखना उसकी पेटल की मजबूरी है, यदि उसको पॉलिनेट कराना है कि मेल बी आए और स्यूडो कॉपुलेट करे। तो ये था हमारा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन टॉपिक। सो सिंपल, सारे एग्जाम्पल्स किस इंटरेक्शन के हैं, क्या जे शेप कर्व है, क्या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, क्या के स्ट्रैटेजी है, क्या आर स्ट्रैटेजी है, एंड क्या रेगुलेटर हैं, क्या कन्फर्मर हैं, क्या पार्शियल रेगुलेटर हैं, किस किस तरीके के बायोकेमिकल एडेप्टेशन है, किस तरीके के एडेप्टेशन फिजियोलॉजिकल हैं और किस तरीके के एडेप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल हैं। ओके, सो कीप रिवाइजिंग एनसीईआरटी। इसको तो बिल्कुल स्टोरी जैसे पढ़ लो 3-4 बार, बिल्कुल पूरे नंबर आएंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।